आप एक सांसद को जो नॉर्मल नेता समझते हैं ना, वो सांसद को आपने वोट देके ये अधिकार दिया है कि मेरे बदले डिसीजन तुम लेना। जापान और इंडिया का टैक्स सिस्टम सेम है, बट फैसिलिटीज चौपट है। यहाँ पे हमारे यहाँ टैक्स लिया जाएगा जापान के कैटेगरी का, सुविधा दिया जाएगा श्रीलंका टाइप का। हर बैंक का उसको शाम बंद होने से पहले रिपोर्ट चाहिए आरबीआई को, कहा गया बर्बाद कर देंगे हम तुमको यहाँ से, हमारा रिपोर्ट नहीं देगा अगले दिन मार देंगे ताला। हम यहाँ पर बर्बाद करने में तो हम माहिर है। पेटीएम को देखे डुबा दिए। और इतना आरोप लग रहा है हम हाई कोर्ट में जाके कहें कि भैया हमारा नार्को टेस्ट कर लो, हम आपन पैसा देके हाई कोर्ट में कि हमारा नार्को टेस्ट कर लीजिए, कि हम लोग पेपर लीक किए हैं कि ईमानदारी से पढ़ाए हैं हम लोग। लॉ एंड ऑर्डर मतलब जो विधि व्यवस्था है, विधि व्यवस्था मतलब सड़कें खुली रहनी चाहिए, अस्पताल खुला रहना चाहिए, कोई किसी पे तोड़ फोड़ नहीं होना चाहिए, जो रूल रेगुलेशन है प्रॉपर फॉलो होना चाहिए। इन्हें की रूल रेगुलेशन तोड़ दे, उसी को लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं, विधि व्यवस्था। जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट का टाइम आएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आएंगे और सबके सामने इसका गेट को ओपन करेंगे और मीडिया जाएगी अंदर, सबके सामने ईवीएम निकाला जाएगा और दिखाया जाएगा कि देखिए सब कुछ क्या है, सील में बंद है। कि जब तक केंद्र सरकार, जब तक संसद के बिना, जब तक संसद के बिना अनुमति, जब तक संसद उसे पास नहीं कर देता है, संसद के बिना अनुमति हम कोई भी टैक्स नहीं देंगे। टैक्स नहीं लग सकता है, संसद के अनुमति के बिना टैक्स नहीं लग सकता है। अब ऐसा संसद में क्या है कि संसद बोल देगा तो टैक्स लग जाएगा, और संसद कहेगा नहीं तो टैक्स नहीं लगेगा। जब तक संसद पास नहीं, जीएसटी संसद से पास हुआ था। इनकम टैक्स अगर बढ़ाना होगा ना तो देखिएगा वित्त मंत्री आएंगी और फरवरी में कहेंगी कल से 90% टैक्स लगेगा, अब 18% जीएसटी अलग से। तो संसद में ही ऐसा क्या चीज है कि वहां से जो बोला जाता है और वो चीजें लागू हो जाती हैं, क्योंकि संसद में पूरे देश के प्रतिनिधि बैठे होते हैं। आपके जिला का प्रतिनिधि सांसद बन के गया है। आप एक सांसद को जो नॉर्मल नेता समझते हैं ना, वो सांसद को आपने वोट देके ये अधिकार दिया है कि मेरे बदले डिसीजन तुम लेना। तो आपका प्रतिनिधि जब पास कर देगा तो हो गया संसद से। 18% जीएसटी है आपके पढ़ाई लिखाई पर। पहले जीएसटी किताबों पे नहीं था, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 5% जीएसटी फिर लगा दिया गया, ताकि आप लोग सब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो पढ़ेगा इंडिया तथा इस तथा बढ़ेगा इंडिया योजना के तहत, जहां पर टैक्स किताबों पे 0 था, कितना कर दिया गया, 5% कर दिया गया यहाँ पे। तो हम लोग के लिए कितना हमारी वित्त मंत्री सोचती हैं, नहीं? तो इस योजना के तहत हमारे ऊपर क्या लगा दिया गया, टैक्स लगा दिया गया। हाईएस्ट इनकम टैक्स है हम लोग के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर हाईएस्ट इनकम टैक्स पूरी दुनिया में। ऐसा नहीं है कि केवल भारत में टैक्स लिया जाता है, कमो बेश इतना ही टैक्स जापान में लिया जाता है, इतना ही टैक्स फ्रांस में लिया जाता है, इतना ही टैक्स इंग्लैंड में लिया जाता है। बट अंतर क्या है, वो लोग इतना टैक्स लेते हैं तो वो अपनी जनता को बुलेट ट्रेन, फ्री एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे यूनिवर्सिटी, हम लोग के यहाँ उतना ही टैक्स लिया जाता है। मगध यूनिवर्सिटी, जेपी यूनिवर्सिटी, इससे जुड़ा यूनिवर्सिटी है सब। हाँ, तो अंतर बस यही आता है कि टैक्स ये नहीं कह रहे हैं कि दुनिया में और कहीं नहीं लिए जाते हैं, टैक्स लिए जाते हैं, बट उसके बाद जो दिया जाता है वो हमारे यहाँ किसी काम का नहीं रहता है। अभी एक बच्चा मिला था हमको, उसका रिजल्ट हुआ था, तो कौन सा जॉब में हुआ था, अच्छे पोस्ट पे हुआ। तो हम उससे पूछे बीपीएससी का एग्जाम दिए थे ना बाबू, कैसा हुआ? कहा सर ट्रेनें लेट हो गई थी। सोचिए, एग्जाम में आपका 10 बजे तक एंट्री था, जो ट्रेन उसने पकड़ा था आने के लिए वो सुबह 6 बजे ड्रॉप कर रही थी, सुबह 6 बजे ड्रॉप करी थी, 4 घंटा का मार्जिन लिया था, 1:30 की 1 बजे ड्रॉप की ट्रेन, एग्जाम छूट गया। जापान और इंडिया का टैक्स सिस्टम सेम है, बट फैसिलिटीज चौपट है। यहाँ पे हमारे यहाँ टैक्स लिया जाएगा जापान के कैटेगरी का, सुविधा दिया जाएगा श्रीलंका टाइप का। 265 समझ में आ गया। 266 जो है ये हमारा संचित निधि है। क्या है बाबू? संचित निधि। संचित निधि, संचित निधि, निधि मतलब होता है धन। निधि लड़की नहीं, संचित निधि मतलब धन।
धन, समझ में आ गया? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड मतलब संचित निधि। देश का सारा पैसा क्या कहलाता है? संचित निधि, संचित निधि। अब जैसे देखिए जो भी कंपनी होगी उसका एक मेन फंड होगा, जैसे टाटा का एक मेन फंड होगा, वहीं पे पैसा रखा रहता होगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रिलायंस का एक मेन फंड ऑफिस होगा, उसका पैसा रखा होता है। जैसे हम लोग की कंपनी, हम लोग के भी केजीएस का एक मेन अकाउंट फंड होगा जहां सारा पैसा आता होगा। अब इस पैसे से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है कि इससे ये अकाउंट में एक पैसा इससे डाल दिया गया जिससे कि रेगुलर खर्च होगा, समझा गया? बेंच कुर्सी ये सब टूट गया, इसको इसी में से एक फंड बना दिया जाएगा जिसमें सैलरी जाएगी। उसी में से एक फंड बना देगा आदमी जिसमें आगे नया एक्विजिशन का काम होगा, कहीं मान के चलिए गुवाहाटी सेंटर बनाना ही है, लेकिन मेन फंड यही है। यहाँ से वो इसलिए बना दिया जाता है ताकि ये वाला सिक्योर रहे। एक कैसे काम होगा, पता चला कोई पासवर्ड इन्होंने शेयर किया ही खाली कर देगा यहाँ पर, नहीं समझा गया? तो मेन फंड होता है कंसोलिडेटेड फंड सबका। तो इसी तरह भारत सरकार का भी मेन कंसोलिडेटेड फंड होता है, आरबीआई में जमा होता है। क्या होता है? आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई में जमा होता है। तो हम लोग जितना टैक्स देते हैं ना, तो हम लोग जब टैक्स जमा करने जाते हैं तो टैक्स जब पूरा भर देते हैं कि हमारा संस्था का नाम क्या है, कितना इनकम हुआ है, इस हिसाब से कितना टैक्स बनता है, टैक्स भरने वाले व्यक्ति का नाम है क्या है, किस बैंक के थ्रू भर रहे हैं, एक पूरा फॉर्म आता है, उसको भर देते हैं। उसके पीछे होता है ना किस में जमा कर रहे हैं, तो आरबीआई में। तो हम लोग जब टैक्स देने जाते हैं, हम या आप कोई भी जाइएगा ना जीएसटी भरने या इनकम टैक्स भरने या कुछ भी टीडीएस भरने, तो सारा डिटेल भरने के बाद आखिर ये पैसा कहाँ जाएगा, तो किस में लिखना पड़ेगा? आरबीआई। तो जो टैक्स पेयर हैं, हम लोग का खाता है कहाँ है? आरबीआई में। उसे निकाल नहीं सकते हैं, खाली उसमें भेजेंगे यहाँ पर। तो पूरी इंडिया वाले अपना टैक्स कलेक्ट करके पैसा कहाँ भेज रहे हैं? कहाँ भेज दे रहे हैं बाबू? आरबीआई में। जा भैया आरबीआई में। अब वही पैसा किसके पास चल जाता है? भारत सरकार के पास। भारत सरकार का जितना धन है वो किसमें है? कंसोलिडेटेड फंड या संचित निधि में। आइए, संचित निधि कहाँ है? आरबीआई। राज्य सरकार का भी संचित निधि कहाँ है? आरबीआई। सबका कहाँ पे? आरबीआई। आरबीआई किसी पब्लिक का खाता खोलेगा? हम लोग का खोल देगा खाता? भगा देगा कि हम खाली ले तो पैसा देता हूँ ना कोई गाँव पैसा जमा करना है, जमा कर दे चाहिएगा निकालने का भाग यहाँ से। नेता खुदे बदनाम है, तुम हमको पहचाना कहाँ रहे हमको नेता तो ऐसे बदनाम है, असली खतरनाक तो हम है। पूरे भारत का पैसा हम ही रखेंगे, देंगे 1 रुपया नहीं लेंगे आप। ये केवल सरकार को पैसा देता है, समझा गया? तो कहाँ जमा रहेगा? आरबीआई को। पूरा खबर रखता है बैंक में कितना पैसा जमा हुआ, उस सब उसको शाम तक हिसाब चाहिए। मतलब आपके गांव में कोई छोटा ब्रांच है ना, वो भी अपना रिपोर्ट कहाँ भेजेगा कि आज हमारे पास इतना पैसा जमा हुआ, इतना पैसा निकाला गया, अतः टोटल आज का हिसाब प्लस में गया या माइनस में गया। मान के चलिए 100 रुपया जमा हुआ, 150 निकाल लिया तो माइनस में गया। हर ब्रांच का, हर बैंक का उसको शाम बंद होने से पहले रिपोर्ट चाहिए आरबीआई को। कहा गया बर्बाद कर देंगे हम तुमको यहाँ से, जो हमारा रिपोर्ट नहीं देगा अगले दिन मार देंगे ताला। हम यहाँ पर बर्बाद करने में तो हम माहिर है, पेटीएम को देखे डुबा दिए तो देखिए ये एक आयोग है, इसका काम क्या चीज है? ये कहता है कि जो टैक्स कलेक्शन है, वित्त आयोग का मेन काम क्या है? टैक्स का बंटवारा, टैक्स बंटवारा। वित्त आयोग का मेन काम क्या है? टैक्स बंटवारा। क्या चीज किसमें बंटवारा करना है? तो सेंट्रल और स्टेट, सेंट्रल और स्टेट इन दोनों में टैक्स का बंटवारा करना है। यही काम किसका है? वित्त आयोग। यही काम किसका? वित्त। अब सपोज कीजिए कि आप पैसा कमाए, इनकम हुआ आपका 1 लाख रुपए, आपको प्रॉफिट आया, ठीक है? तो इब अपनी को 1 लाख रुपए इनकम प्रॉफिट हो गया, तो टैक्स देना होगा 30,000। कितना देना होगा? और ये इनकम टैक्स कौन ले जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट लड़ जाएगी कि बबनी तो हमारी यहाँ की है, बबनी हमारी यहाँ की, टैक्स तुम कैसे ले जाएगा? बवाल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आ गया? ऐसे आपके लिए नहीं लड़ेगी। आपको जॉब नहीं हुआ, वैकेंसी नहीं निकली, पेपर लीक हो गया, इसके लिए नहीं लड़ेगी। लेकिन अगर आप कमा ली 1 लाख रुपया तो 30,000 हमरा होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगा तो हमरा होना चाहिए, बवाल हो जाएगा। अतः सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना क्या है? हर चीज तो किसी न किसी स्टेट का ही है।
कोयला निकला तो झारखंड कहेगा हमारा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगा चुपचाप रहो यहाँ पे, हमारा है यहाँ, सब चीज तोड़े रहेगा यहाँ पे। तो सेंट्रल का अपना क्या है, कुछ नहीं, वो तो किसी न किसी स्टेट में ही आता है। तो वो टैक्स कौन लेके जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। और टैक्स का बंटवारा होगा किसके आधार पर, वित्त आयोग के सिपाही। अभी हम लोग को कितना % टैक्स का वापस लौट के मिल रहा है, कोई आइडिया है? अभी हम लोग जो टैक्स दे रहे हैं वो 41%, कितना परसेंट, 41% लौटा दिया जा रहा है। इसकी अगली सिफारिश के हिसाब से 44% लौटाया जाएगा। तो अभी हम लोग को कितना % लौटाया जा रहा है, 41% हम लोग को टैक्स में लौटा दी जाए। आगे जाएंगे, इसकी एक सिफारिश है जिसमें इन्होंने कहा है कि राज्यों को कितना % लौटा दिया जाए, 44%। अभी कितना % दे रहा है, कितना %, 41% दे रहा है यहाँ पे। तो सोचिए हम लोग अगर यहाँ से 100 रुपया टैक्स वसूल के भेजते हैं तो वापस हमें कितना मिलने वाला है, 41 रुपया मिलने वाला है। हम अगर यहाँ कितना भेज दें, 100, तो मिलेगा कितना, 41। यानी जितना ज्यादा भेजेंगे उतने ज्यादा मिलेगा। हम लोग को मिलता है 2.5 लाख करोड़, हम लोग को कितना मिलता है, 2.5 लाख करोड़। यूपी को मिलता है 5 लाख करोड़, डबल। यूपी को कितना मिलता है, 5 लाख करोड़। अच्छा, यूपी में क्या है, इंडस्ट्रीज भी ज्यादा है जो टैक्स दे रही है। हम लोग के यहाँ इंडस्ट्रीज भी कम है जो टैक्स दे। हम लोग के यहाँ एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं है, एग्रीकल्चर पे टैक्स है नहीं है। बाकी बचल कौन चीज हमारे यहाँ, और खेती के अलावा बिहार किस चीज में है, बालू तो टेंडर होता है कि 5 करोड़ सरकार को दे दो, घाट तुम्हारा हो गया, खोद के इसको मरियाना गर्त बना देना है। तो टेंडर होता है यहाँ पे कि भाई घाट आपका हो गया, नहीं समझ में गया, ये घाट आपका हो गया, इस पे से जितना बालू निकालना है निकालिए। तो एक बार में टेंडर लेके ले लिया जाता है वहां पे। उसके वो बालू बेचते रहे, बालू बेच रहा है, फाँक रहा है, उससे मतलब नहीं है। उसको बोला गया कि 8 फीट नीचे तक बालू काटना है, वो 80 फीट काट दे। ये सब नाश देंगे सब यहाँ पर। बरसात में मछलियों के प्रजनन का समय होता है तो सरकार रोक लगा देती है कि बरसात में कोई बालू नहीं निकालेगा। तो ये सब पता कर लेता है, तो कै तारीख से बालू बंद है, ओके 1 महीना पहले से 15 गो जेसीबी निकाल के और खेत में ना बालू का पहाड़ बना देता है, निकाल निकाल के। बरसात में बंद है ना, उससे पहले इतना गहीर कर देंगे कि मरिए जाए मछली। और मछलियां जब अंडा देती है ना तो उथला पानी होना चाहिए, बहुत ज्यादा गहरा पानी में बहाव तेज हो जाएगा, उसका टेम्परेचर स्पीड सब अलग हो जाएगा। वो काहे को उथला रहने देगा, कचकचा के काट लेगा। ले जेसीबी बड़ा का 3 दांत वाला, 3 नहीं देखेंगे, एगो जेसीबी तनिए से खुलता है, एगो ससुरा बहुते ज्यादा खुल जाता है, बकोट के लेके चल आएगा, चल बहुत ज्यादा गड्ढा कर देगा। तो हमारे यहाँ कोई इनकम का वो नहीं है। देखिए हमें जब भी बैलेंस क्या करना है, गवर्नमेंट जो अपनी योजनाएं लाती हैं उसमें ज्यादातर ध्यान वो उन जनता का रखती है जिनके पास जो सक्षम नहीं है, जैसे राशन पे अनाज देना। तो ये ऐसे भी लोग हैं जो उस अनाज के भरोसे हैं। अब जैसे सरकारी हॉस्पिटल, सबको पता है कि वहाँ उस स्टैंडर्ड की इलाज नहीं मिलता है, बट वो बहुत लोग उसी के भरोसे हैं। तो गवर्नमेंट क्या है कि अमीरों से टैक्स लेगी, उस टैक्स से आप सबके लिए क्या करेगी, सड़कें वगैरह बनाएगी, सामाजिक मुद्दे रहेंगे, सामाजिक योजनाएं चलाएंगे। तो दोनों का रहना जरूरी है, समझा कि नहीं गया। बट हमारे यहाँ क्या है ना कि अमीरों को ना विलेन समझा जाता है और हर गरीब अमीर बनना चाहता है। जैसे अमीर बन गया ना तो उसको लगेगा कि विलेन है, पैसा वाला है। अरे भाई पैसा वाला है तो मेहनत किया होगा यहाँ पर। और आप तो ये थोड़ा सा हमारे यहाँ ना सामाजिक भेदभाव इस टाइप का हो गया है कि कोई अमीर है तो क्या है, विलेन है यहाँ पर, और गरीब के साथ सहानुभूति ज़्यादा है। तो खैर सहानुभूति होनी चाहिए यहाँ पर, लेकिन सहानुभूति से ज़्यादा होना चाहिए, अगर किसी के पैर में दिक्कत है तो उसे बैसाखी थमाने से बेटर है। उसके पैर में अगर कोई प्रॉब्लम है ऑपरेशन करा दीजिए, 6 महीना भले उसको तकलीफ होगा लेकिन वो पूरी ज़िंदगी सही से चलेगा। हमारे यहाँ ये सब चीज़ें उतनी नहीं है। तो हम लोग बिहार जैसे स्टेट में, झारखंड हो गया, यूपी में भी आप देखिएगा तो उसका पूरा एरिया डेवलप नहीं है, लेकिन जो वेस्टर्न साइड यूपी है ना बहुत डेवलप है, वहाँ से टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा टैक्स रहेगा उतना ज़्यादा ही ये क्या होगा, इनकम होगा यहाँ पे, और हमें उसके बदले में रिटर्न क्या मिलेगा, 41% मिलेगा। हम लोग के पास इनकम उतना नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया।
बाकी सब स्टेट जैसे राजस्थान है, वहाँ खनन है, रोड ट्रांसपोर्टेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा है, वहाँ पर मार्बल है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर। अभी देखिए वहाँ पे एक समस्या थी राजस्थान में कि ज़मीन अच्छी नहीं थी, बालू वाला एरिया था, वहाँ मारा पूरा कि सोलर प्लांट लगा दिया। अब तो वो समझिए कि पूरा सोना बना दिया उस जमीन को, यूज पूरा यूज क्या हो गया। अच्छा, जब आप कोई बड़े लेवल का काम करते हैं तो आप उसमें बहुत रिफाइंड वर्क करते हैं। जैसे राजस्थान का भडला सोलर प्लांट क्या है, और जो 15 किलोमीटर में है, वहाँ पर इतना लंबा एरिया में है वहाँ। तो उसमें क्या है कि हम लोग जब सोलर प्लांट लगाते हैं तो उसमें मोटर लगा देते हैं, पूरब के दिशा में सुबह रहेगा, दोपहर में ऐसे हो जाएगा, रात में ऐसे हो जाएगा। उसके ऊपर हम लोग स्प्रिंकलर लगा देते हैं, स्प्रिंकलर मतलब पानी वाली मोटर लगा देते हैं। जैसे घर में कैसे वायरिंग जाती है टोटी का, तो उसी में सबके ऊपर लगा देते हैं यहाँ पे। रात का टाइम होता है तो उस पर टोटी पानी गिरने लगता है, जितना धूल बैठा है निकल जाएगा। और पानी एक जगह से आ रहा है, टंकी में शैम्पू घोल देगा, क्योंकि धूल वगैरह जो होता है ना पानी से नहीं छोड़ता, उसके लिए कुछ ना कुछ उसे। अब जब हमको बाल धुलना नहीं है, सोलर प्लांट धुलना है, वो भी 15 किलोमीटर का, तो दूगो इंजीनियर, दूगो केमिस्टों को बैठाएंगे, वो दिखाएगा से कि नहीं इसमें ये चीज़ मिला देना चाहिए, तो धूल गर्दा नहीं बैठने देगा। तो बड़े पैमाने पे कोई चीज़ होता है तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो जिन स्टेट के पास मतलब टैक्स कलेक्शन ज़्यादा है उनके लिए तो कोई समस्या नहीं, जैसे महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है। और चाहे इन लोग के पास एक और चीज़ है ना, टैक्स कलेक्शन भी ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी कम है, और पॉपुलेशन जो है वो एजुकेटेड है। वो क्या है, एजुकेटेड। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, टैक्स कलेक्शन एकदम खराब है, एकदम खराब है टैक्स कलेक्शन, और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और पॉपुलेशन अनएजुकेटेड एंड अनस्किल्ड है, अनस्किल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब जाके देखिए दिल्ली मुंबई से गांव में ऐसे ऐसे लोग, मतलब मजबूरी है कि उनका कहना है कि अब दिल्ली मुंबई जाएंगे क्या करेंगे, उनको ही नहीं पता है, वहाँ पे कुछ काम मिल जाएगा हम कर लेंगे। वो काम ढूंढने नहीं, वो जीविका ढूंढने गए हैं। काम का मतलब क्या होता है कि भाई हमें ट्रक चलाने आता है, आप दीजिए यहाँ पे। आजीविका का मतलब भाई कुछ भी करा लो यहाँ पर। इतनी भयानक गरीबी है कि हम आज से 2 साल पहले 3 साल पहले की बात बता रहे हैं, ऑफिस में एक आदमी है, वो ये कह रहे हैं कि हमसे कोई काम करा लीजिए और हमको 100 रुपया दे दीजिए। हम लोग समझ नहीं पाए कि भाई ये कहना क्या चाह रहे हैं, हमसे कोई काम करा लीजिए, उनका कहने से कोई काम करा लीजिए हमको 100 रुपया दे दीजिए। आप नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे भाई कहना क्या चाह रहे हैं, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था। तो ऑफिस स्टाफ ने कहा कि ये 100 रुपया ले लीजिए, काम क्यों कर, नहीं कहा कोई काम उम करा लीजिए, कोई झाड़ू उड़ू मारना है, कोई सामान उमान रखना है, इतना है, कुछ बोल दीजिए हम कर देते हैं यहाँ पे, साफ सफाई कुछ भी बोल दीजिए यहाँ पर। वो भी कंफ्यूज से पूछे, हम पूछे कि क्या, आप पूरा बात बताइए वहाँ पे। तो कहा कि सर हम मोकामा के आसपास के रहने वाले हैं, सुबह हम लोग ट्रेन पकड़ के पटना आते हैं मजदूरी करने, और मजदूरी करते हैं। यहाँ पे चौक लगता है, आप देखिए मजदूरों का, वहाँ पे भिकना पहाड़ी हो गया, कोचिंग से थोड़ा इधर हो गया, तो वहाँ सारे मजदूर ग्रुप में खड़े रहते हैं। जिसको घर बनवाना है, लेबर 5 गो चाहिए, तो चलो चलो इसे चलते हैं ना, 10 देखिएगा 9 बजे तक मजदूरों का चौक लगा रहता है यहाँ पर। तो उनका कहना था कि सर हम लोग आते हैं वहाँ से, अब मजदूरी करते हैं, शाम में लौट जाते हैं, लेकिन ट्रेन लेट हो गई ना, तो तक तक जो चौक लगता है वो उसका टाइम खत्म हो गया यहाँ पर। तो अब हम उसी सोचे थे कि मजदूरी करेंगे तो कुछ पैसा मिलेगा, तो हम रिटर्न भी हो जाएंगे यहाँ पर। पैसे में नहीं मिला, हम तो बस इतने पैसा लेके आए थे कि मतलब लौट सके, 10-20 रुपया लेके चल दिए होंगे आप, अब लौटेंगे कैसे यहाँ पे। 100 रुपया दीजिए, ईमानदारी देखो, कोनो काम करा लीजिए, समझा कि नहीं गया। ईमानदारी क्या था कि आप हमसे क्या करा लीजिए, कोई काम करा लीजिए। हम कौन है ये, तुमको नहीं समझ में आ रहा अभी, अभी 5 मिनट पहले तुम्हारा तबीयत सही था। तो हमारे यहाँ क्या है बाबू, स्किल्ड की क्या है, कमी है, स्किल्ड की बहुत कमी है यहाँ पे गर्ल्स लोग के लिए। अब देखिए, अब अभी आप लोग के स्किल्ड के लिए हम लोग भी वर्क कर रहे हैं, नया साल से इस चीज़ को शुरू कर देंगे। खरमास में कोई नया चीज़ नहीं शुरू किया जाता, अभी खरमास चढ़ गया है। हाँ, और 14 तारीख को मकर संक्रांति हो जाएगा, उसके बाद हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं। अभी सब बीपत उपत रहता है, इसमें समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हाँ, खरमास में तो कोई हाँ हाँ, इसमें कोई नया काम नहीं करते हैं। तो स्किल्ड के लिए, बॉयज के लिए, जैसे सपोज कीजिए कि किसी बच्चे की पढ़ाई खत्म हो गई है, उसका कोर्स खत्म हो गया है, अब वो फॉर्म भर रहा है, एक आध नंबर से अब नहीं हुआ, तो दोबारा वो फाउंडेशन नहीं करेगा, अब वो रिवीजन करेगा, कोई टारगेट बेच करेगा। लेकिन अब उसके पास ना टाइम है और पढ़ भी लिया है, अब उसको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना है, तो ऐसे बच्चों के लिए हम लोग कुछ स्किल्ड सिखा देंगे उसको कि चल भाई तुम कुछ स्किल सीख ले।
यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं गया? आप सपोज कीजिए कि उसको हम लोग एसी बनाना सिखा देते हैं, तो एक एसी वाला आता है ना, एक एक सेट करने मिनिमम अगर पैसा लेगा, मिनिमम लेगा तो मतलब अब हम लोग 700 से 1000 रुपया है, इससे कम नहीं होने वाला है यहाँ पे। तो अगर एक एसी का अगर वो 1000 रुपया लेता है, यहाँ पे कम से कम 50 वो एसी है, मान के चलो एक्को को बिगड़ा है, उसने महीने में 4 जगह भी अगर काम कर लिया तो उसका 4-5 हजार रुपया आ गया, आ जाएगा। वो अपना पॉकेट खर्च तो निकाल सकता है यहाँ पर। तो एक स्टूडेंट के लिए हम तो कोई उद्योग मंत्रालय लेके थोड़े बैठे हैं भाई कि हम तुम लोग को क्या दे सकते हैं। हमारा अपने हिसाब से जो हमारा एक तो अपना फीस कम है, उस पे से सरकार का टैक्स हपच के ले लेता है। हपच के मतलब समझते हैं? तो वहां उसको कोई किसी से सीसीटीवी कैमरा बनाना उससे सिखा सकते हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा बहुत ज्यादा है यहाँ पे। मोटर हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया, ये सब चीजें उसको हम लोग आदमी सिखा देगा वहां पे। और वो सिखाने वाला जो एसी होता है ना, इस एसी से 10 गुना महंगा होता है। अगर सपोज कीजिए कि ये 50 हजार का एक एसी है ना, तो जिसपे सिखाना है ना वो 5 लाख का एक एसी है। रीजन समझो क्या, उसका सिस्टम ही अलग है। अब सपोज कीजिए कि इस एसी में प्रॉब्लम है कि उसका लाइटें नहीं जल रहा है, तो उसको सिखाना है, उस स्टूडेंट को सिखाना है लाइट नहीं चल रहा, तो काम का लाइट फोड़ दें। तो वो जो एसी आता है ना, उसमें हमारे पास 50 गो अलग से बटन होता है। ये बटन दब देंगे ना तो उसका लाइटें भी जलना बंद हो जाएगा। तो हम लोग बटन से उसमें बीमारी पैदा करते हैं। तो उसमें जितनी भी बीमारियां बटन से पैदा करते हैं, उसको बटन से बंद करके कहेंगे ठीक कर यहाँ पे, फिर इसको ठीक करो यहाँ पे। और गर्ल्स के लिए नर्सिंग असिस्टेंट, आप लोग के लिए नर्सिंग असिस्टेंट, किसी को सिलाइन चढ़ाना हुआ, ऑपरेशन हो गया तो उसका टाका काटो भाई, पट्टी छटाओ, ये सब, तो एक नर्सिंग असिस्टेंट है आप लोग के लिए, वो बहुत अच्छा चीज़ है यहाँ पे। तो बहुत अच्छा है। जब तुम लोग का जब नौकरी उकरी हो जाए, बायोडाटा आता है बिया हुआ के लिए, तो वही नहीं ब्यूटिशियन का कोर्स है भाई, यहाँ से ब्यूटी वहां लिखना है नर्सिंग असिस्टेंट। समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, बूढ़े माँ बाप को बहुत जरूरत पड़ती है इन सब चीजों की। अब तो ऐसा देखते किसी का तन से सर फूट जाएगा तो पूरा घर परेशान हो जाएगा, बाप रे खून निकल गया। अच्छा, गांव में क्या है ना, कितना चोट लगा इससे मतलब नहीं है। वो गांव में 3 तरह का मतलब है कि सीरियस है। अगर पानी चढ़ रहा है तो सीरियस है, प्लास्टर हो गया तो सीरियस है, खून निकल गया तो सीरियस है। बाकी ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, ये सब चीज ये कोई बात है भाई? जब तक तो जब पानी न चढ़े मतलब मरीज है कोई। ब्रेन हेमरेज हो जाए उतना दिक्कत नहीं, पानी चढ़ रहा है ना मामला सीरियस है। सर ऑनलाइन वाले को कैसे करेंगे? बाबू हर चीजें अभी तो पहले हम लोग छोटे लेवल पे करेंगे, उसमें क्या कमियां हैं क्या नहीं है उसको हम लोग खुद सुधारेंगे। क्योंकि हम लोग जिस समाज में रहते हैं उस समाज में नफरतों के गुलेल पे बैठे हैं। एक गलती होगी 10 आदमी बोलना चालू कर देंगे यहाँ, इसलिए उसमें क्या गलती है क्या नहीं है उसको सुधार के फिर आदमी आगे उसको बड़े लेवल पे करेगा यहाँ पे। समझ रहे हैं कि नहीं यहाँ पे? तो अब उसमें अगर यही बड़े लेवल पे हो जाएगा तो हमारी तो बात उससे भी हो रही है। मतलब अब बड़े बड़े जो कंपनी वाले होते हैं, जैसे महिंद्रा का ट्रैक्टर हो गया, टीवीएस का ये हो गया, यहाँ पे आपको किस तरह के लोग चाहिए। जैसे आप लोग तो पढ़ने वाले हो गए, ठीक है। अब बिहार से, यूपी से, झारखंड से जो गुजरात जा रहा है फैक्ट्री में काम करने के लिए, अब उसको कुछ सीखा ही नहीं है, अब उसको मिलेगा गार्ड का नौकरी, छोटा मोटा 10-15 हजार पे काम करेगा। लेकिन अगर उसी बड़ी फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन लाइन है, जैसे कहीं ट्रक बन रहा है, ट्रैक्टर बन रहा है, कुछ बन रहा है, तो उसमें स्किल्ड लोगों की जरूरत है। तो हम कहते हैं आपको क्या स्किल्ड चाहिए, आप बताइए, उस मशीनरी को हमारे यहाँ सेटअप कर दीजिए, हम यहाँ पे 1000 लोगों को स्किल्ड सिखा देंगे। आप आइएगा, इस 1000 में से जो आपको बेस्ट 50 रखेंगे उसको ले जाइएगा, बाकी को छोड़िए। एटलीस्ट कुछ तो काम हुआ भाई। वो जो यहाँ पे मजदूरी करने जा रहा था 15,000 का, वहां प्रोडक्शन लाइन में जाएगा 40-50 हजार कमाएगा। अरे हमसे जितना हो सकता है हम अपना काम कर सकते हैं ना, कि कल को आदमी कह सके कि भाई हमारा जितना हिम्मत, हमारा जितना था उस हिसाब से किए। तो इससे क्या है कि आप अपने राज्य को क्या करते हैं, इनकम दे सकते हैं। और जितना इनकम देंगे ना आपको डबल फायदा, एक वित्त आयोग के थ्रू, दूसरा अमीर आदमी जॉब प्रोडक्ट कर देता है। सपोज कीजिए आपके घर गाड़ी नहीं है, 4 व्हीलर नहीं है, आप किसी को रोजगार नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर आपके घर एक तो 4 व्हीलर आ गया, सोचिए एक ड्राइवर को तो रोजगार आप ही दे दिए, नहीं दे दिए। आपका जॉब हो गया, आप ऑफिस जा रहे हैं, ब्याह हुआ वो ऑफिस ने, ये ऑफिस ने। अब बताओ भाई दोनों लोग पे वर्कलोड ज्यादा है, तो घर में ऑटोमेटिक एक ऐसे लोगों को रोजगार मिल जाएगा जो दुर्भाग्य से जिसके माँ बाप ने पढ़ाया नहीं था। समझे? तो केवल पढ़ने वाला ही नौकरी करेगा।
हाँ, ऐसा नहीं ना है, आपको समाज का हर हिस्सा लेके चल रहा है, क्योंकि आपको समाज लेके चल रहा है। तो अगर हम किसी एक को जॉब देते हैं ना, तो डायरेक्ट तो उसे देते हैं, इनडायरेक्टली वो कई ठो को दे देता है यहाँ पे, उसके भी बाल बच्चे पढ़ लेंगे यहाँ पे। तो जितना इनकम होगा उसका कितना % लौटाएगा? तो एक तो आपको दिख गया कि 41% क्या वापस आया? टैक्स। बट जो आपको नहीं दिखा वो रोजगार नहीं दिखा कि आप कितना रोजगार दिए यहाँ पर। समझ में आ कि नहीं क्या? अब जैसे आपको दिखेगा कि बाप रे, अभी बीपीएससी में ना डीएसपी और एसडीएम का लगभग 500 सीट है, 250 के आसपास है दोनों, 500 सीट है डीएसपी एसडीएम का। तो आपको दिखेगा कि अच्छा 250 एसडीएम का सीट है, 250 ड्राइवर चाहिए, 250 क्या चाहिए? ड्राइवर चाहिए। और डबल शिफ्ट में, ट्रिपल शिफ्ट में ड्राइवर चाहिए, क्योंकि वो सरकारी पोस्ट उसको हमेशा चाहिए। सपोज कि अगर कोई डीएसपी होता है, 250 पोस्ट डीएसपी का आया है, तो उसको 3 गुना ड्राइवर चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? यहाँ पर हमेशा उसको 4 ठो पुलिस वाला चाहिए, और वो 3 शिफ्ट में चाहिए। तो आप एक पोस्ट मत देखिए, उससे रिलेटेड कितना होता है यहाँ पर। तो वित्त आयोग का यही काम होता है कि आपको जितना टैक्स दिया गया है उसको क्या किया है? राज्यों में बांट दे। तो राज्य में टैक्स का बंटवारा का कौन जिम्मेदार है? वित्त आयोग। अब इसमें सरकार चाहे जिसकी भी हो, सरकार चाहे जिसकी भी हो, वो उसे लौटाना पड़ेगा। तो ये अच्छी चीज है कि नहीं है? कितने साल के लिए होते हैं? हाँ सर, ऑनलाइन वाले के लिए 99 रुपया में यूपीएससी का बैच दे दीजिए ना। यूपीएसआई का कर रहा है, यूपीएससी नहीं कर रहा है, यूपीएसआई का कर रहे हैं हम। समझ में आ गया क्या? देख बाबू, 99 रुपये में ना 18% जीएसटी लेके चल जाएगा, काट दियो, 2% गेटवे लेके चल जाएगा, 3% इनकम टैक्स लेके जाएगा, 15% सर्वर चार्ज लेके जाएगा। लो, पढ़ेगा तुम लोग? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पढ़ना नहीं है तुमको। ये तो तुम लोग का कम टैक्स है, प्राइवेट स्कूल वाला और मारता है सब। हमारा एक दोस्त है, उसका बेटा पढ़ता है 3-4 के आस में, पास हो गया ना, तो स्कूल वाला पैसा मांगा सब। काहे पास हुआ रे? री एडमिशन। फेल हुआ जो री एडमिशन लेगा? फेल हुआ तब ना री एडमिशन लेगा, या फिर स्कूल चेंज किया तब ना री एडमिशन होगा। चोटा कहीं का वो पास हो गया रे? ये तो रंगदारी है। काहे पास हुआ वो? नहीं समझ में आ गया? करे काहे पास हुआ वो? गलत बात है कि नहीं कहते? हम समझाएं इनको, प्रिंसिपल सर को, करे दिस इज रूल, रूल कैन बी चेंज, इट्स रूल बट रूल कैन बी चेंज, अदरवाइज द होल सिस्टम विल चेंज। हम समझाएं, और हमारा काम है कि भाई साहब समझाना, और आप नहीं समझिएगा तो हम आपको अच्छे से समझाते समझाते आएंगे, और अगर नहीं समझिएगा तो हम आपके पास भी आ जाएंगे। यही समझाए थे ना कोटा वाले लोग को, यही समझा लो। चलिए आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत? आई देखो गधा को, सर हमको राजनीति में जाना है, कोई स्किल सिखा दीजिए। आगे बढ़ते हैं। आप स्किल में क्या है, चीजें पॉसिबल है नहीं है, बट पब्लिक की भलाई के लिए कही गए। अगर आप आ जाते हैं तो सबको 2-2 को किडनी एक्स्ट्रा देंगे। यही सब फेंक दीजिए यहाँ पर। तो बताओ बाबू, वित्त आयोग में किसी को दिक्कत है तो बोलो। मेन काम समझ में आ गया? क्या होता है? टैक्स का। लेकिन यह वित्त आयोग पंचायतों को पैसा नहीं देता, तो पंचायत को पैसा कौन देगा? राज्य वित्त आयोग। पंचायत को पैसा और राज्यों को पैसा केंद्रीय वित्त आयोग। अभी तक जो पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी, और अभी 15वें वित्त आयोग एनके सिंह, 15वें वित्त आयोग एनके सिंह, 15वें वित्त आयोग एनके सिंह। अब तो 16वां वित्त आयोग आ रहा है, अरविंद पनगड़िया। अरविंद, अरे भैया कैसे दिखाएगा? अरविंद हो, हाँ, अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया। समझ आ गया? 16वें वित्त आयोग अरविंद पनगड़िया। यूपीएससी वाले में तो समझ में आ गया, स्टेट पीसीएस वगैरह में इनका काम क्या है? एग्जाम लेना। इसमें सीनियर कौन होता है? यूपीएससी। ये स्टेट पीसीएस को सलाह भी देता है
कि भाई तुम ये चीज सुधारो, देख तुम्हारे यहाँ पेपर कैसे लीक हो जाता है। यहाँ पे हम लोग भी हाई कोर्ट में गए हैं, तो हाई कोर्ट में हम लोग ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL डाल दिए हैं और कहे हैं कि जो प्री एग्जाम होता है इसका रिजल्ट 15 दिन में दिया जाए, ताकि बच्चे कंफ्यूजन में ना रहे कि उन्हें इनका रिजल्ट हो रहा है, मेंस में तैयारी करें या फिर अब दोबारा PT करें। यहाँ पे बच्चा पता चलता है 2 महीना में रिजल्ट देता है। उसके बाद जो मेंस होगा, इस मेंस में आपको कम से कम 120 दिन का टाइम दे दीजिए, 4 मंथ का मेंस। प्री के रिजल्ट के बाद, प्री के एग्जाम के बाद नहीं, प्री का रिजल्ट के बाद यहाँ पर, क्योंकि जो बॉर्डर लाइन पे होता है बेचारा तैयारी नहीं कर पाता, टेंशन में रहता है। यहाँ पर ये वाला है, यहाँ पे ये गैप को मेंटेन करके रखिए। कई बार क्या होता है ना कि प्री एग्जाम आगे बढ़ जाता है तो ले आके ओकरा चिपका देता है मेंसवा के पास वाले आके, भाई ये डिस्टेंस क्या करना है, मेंटेन करके रखना है, मेंटेन करके रखना है। और इतना आरोप लग रहा है हम हाई कोर्ट में जाके कहें कि भैया हमारा नार्को टेस्ट कर लो, हम आपन पैसा देके हाई कोर्ट में कि हमारा नार्को टेस्ट कर लीजिए, कि हम लोग पेपर लीक किए हैं कि ईमानदारी से पढ़ाए हैं हम लोग। समझ में आ गया? ये बात पे कई आदमी डरा गया कि काहे ये बतिया बोल रहे हो, काहे कि हम तो नार्को टेस्ट दे के निकल जाएंगे। ओके बाद अगर ये ट्रेंड चल गया तो हम तो कहते हैं बैठाओ सबके सामने पूरे नेशनल मीडिया सब रहे, नार्को टेस्ट करो से आप यहाँ पर। समझ में गया? कई कई को डरा गया है सब। हाँ भाई, बिना मतलब का चीज होते रहता है। आगे बढ़ जाए। अब ये नौकरी कैसे है भैया, यहाँ पे समझिए 3 तरह के जॉब होंगे आपको, अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा और राज्य सेवा। 3 तरह का होगा, अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा। एक होगा केंद्रीय सेवा, कौन हो गया? केंद्रीय सेवा। और एक होगा राज्य सेवा, राज्य सेवा होगा। यहाँ पर अखिल भारतीय सेवा में क्या होता है कि आपका नौकरी किसने दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट, नौकरी सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन आपको सैलरी के लिए किसके पास जाना है? स्टेट गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास। जैसे DM, IAS बन के आप DM बन गए, तो यूनियन पर सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी नौकरी दी, सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेनिंग दी और उठा के भेज दी, जाओ उड़ीसा में जाकर बैठ के DM बनो। और चल गया कहाँ पे? उड़ीसा में। कहा जाएगा कि आपका अभी यही आपका ससुराल है, तो अधिकारियों के ससुराल को क्या कहा जाता है? कैडर। ससुराल चेंज होता है वो, ये डिवोर्स होकर दूसरा बियाह हो तो हमने ससुराल चेंज होता हो, और ये ससुराल चेंज होता है नहीं। तो अधिकारियों का ससुराल क्या कहलाता है? कैडर। अब आप जिस कैडर में आ गए हैं उस कैडर में रहिए। कैडर चेंज होना बड़ा मुश्किल होता है, कैडर चेंज होना बड़ा मुश्किल होता है, जैसे ससुराल चेंज होना बड़ा मुश्किल होता है। समझ में गया? आगे बढ़े तो आपको अब सेंट्रल, अब आप चले गए वहां बन के, उस राज्य सरकार से क्या लीजिए? सैलरी लेते रहिए। राज्य सरकार से क्या कीजिए? सैलरी। तो बताइए ये नौकरी है किसकी? ड्यूटी कहाँ करना है? स्टेट में। सैलरी किसे लेना है? स्टेट में। इसके एग्जाम्पल में कौन हो जाएगा? IAS IPS, IAS IPS, IAS IPS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, IFS, फॉरेस्ट सर्विस। कैसे सर्विस? फॉरेस्ट, वन विभाग, जंगल वाला। यहाँ पर समझ में गया कि नहीं आ गया? जंगल वाला विभाग होता है, बड़ी तगड़ा विभाग है ये सब। वहाँ पे आप पेड़ नहीं काट सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारा चीजें है, उस पर रोक लगा देगा NGT वगैरह इन लोगों में। केंद्रीय सेवा में क्या होता है भाई? आपको नौकरी कौन दे रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट आपको क्या दे रही है? नौकरी। काम किसके लिए कर रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। और सैलरी भी कौन दे रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे रेलवे है, नौकरी कौन दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट। काम किसके लिए कर रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। सैलरी किसके लिए? सेंट्रल। सबसे पावरफुल कौन होता है? अखिल भारतीय से सबसे पावरफुल, इससे पावरफुल कोई नहीं होता है। सबसे पावरफुल पोस्ट यही है, अखिल भारतीय सेवा। इसी से बनते हैं IAS IPS, जो सबसे बड़े बड़े पोस्ट हो जाते हैं। यहाँ पर देश किसके अंडर में है? IPS किसके अंडर में है? IPS IAS के अंदर में। किसके अंडर में है? IAS के अंडर में। IPS का ट्रांसफर प्रमोशन का एक लिमिट है, IAS वालों का लिमिट नहीं है। यहाँ पे बहुत ज्यादा पोस्ट होता है यहाँ पर, क्योंकि विभाग भी ज्यादा होता है, उनके पास विभाग भी बहुत ज्यादा होता है। रिटायरमेंट के बाद मुख्यमंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी, पर्सनल सलाहकार,
विशेष सलाहकार, विशिष्ट सलाहकार, विशेष प्लस विशिष्ट सलाहकार, इतना रहेंगे लोग, क्योंकि उन लोग को पेपर वर्क का पूरा आइडिया होता है, अधिकारी होते हैं ना, पेपर का पूरा आइडिया होता है। आप कोई मुख्यमंत्री, उनको पूरा भरोसा है इन पे, यहाँ पे नजर बनाए रहते हैं, उसको पूरा उठा के रखते हैं एकदम, ये ठीक है यहाँ पे। अब जैसे जो पटना का डीएम हो गया, वहाँ पे मुख्यमंत्री की नज़र होती है, भाई इनको ट्रांसफर वांसफर करके अपने यहाँ बुला लो, क्योंकि जितना वर्क पटना डीएम का होगा, यूपी में जितना वर्क नोएडा और लखनऊ डीएम का होगा, समझ आया कि नहीं, तो बहुत पावर, बहुत वर्कलोड हो गया ना वहाँ पर, तो हर चीज़ से वाकिफ भी होंगे, यहाँ पर उठा के ट्रांसफर करके सचिव बना के रख लेते हैं अपने सलाहकार। सेंट्रल जॉब समझ में आ रहा है, एसएससी क्या सेंट्रल नौकरी, नौकरी अपने देगा, अब पोस्टिंग दे देगा अपने यहाँ पे। स्टेट जॉब, ये तो आप जानबे करते हैं, नौकरी कौन देगा, स्टेट कौन, काम किसके लिए करना है, स्टेट का, सैलरी कौन देगा, स्टेट। जैसे बिहार टीचर, यूपी पुलिस, यूपी दरोगा, समझा गया कि नहीं, किसके लिए कौन वैकेंसी लेगा, स्टेट। काम किसके लिए, स्टेट। सैलरी कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट। नहीं समझ आ गया। अब आप कहेंगे कि तो पावरफुल कैसे, जैसे देखिए दरोगा स्टेट का हो गया, कांस्टेबल स्टेट का हो गया, डीएसपी स्टेट का हो गया, तो पूरे पुलिस स्टेट की हो गई, पूरी पुलिस स्टेट की हो गई। लेकिन उस पुलिस का जो कैप्टन होगा आईपीएस, वो कहां से आएगा, अखिल भारतीय, कहां से, अखिल भारतीय सेवा से। और अखिल भारतीय सेवा से आएगा तो उस पर अल्टीमेट अधिकार किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अब जैसे मान के चलिए कोई आईपीएस है, तो है किसके भैया, अखिल भारतीय। काम कहां कर रहे हैं, स्टेट में। काम कहां कर रहे हैं, स्टेट में। सेंट्रल कितना पावर है आप समझ रहे हैं, हाँ, उठा के आईबी में भेज देगा, नामे नहीं कोई लेगा अब आपका। आईबी में गए तो गुमनाम हो गए, रॉ में गए तो क्या हो गए, गुमनाम हो गए। यहाँ पे, यहाँ से बहुत सारे आईपीएस लोग को भेजा है, समझा गया। हम लोग नाम नहीं ले सकते हैं क्योंकि गोपनीयता की बात है, प्राइवेसी की बात है। और दूसरा क्या है कि हम लोग जानते हैं तो अपनी भी एक जिम्मेदारी बनती है। अब जानते हैं तो मत बोलिए भाई, न तो हम लोग जितना जानते हैं बोलने लगे तो डेली 2 बवाल होगा। संघ या राज्य लोक सेवा आयोग, ये दोनों के लिए है यहाँ पर, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग ये एग्जाम कंडक्ट कराता है। संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट जो सौंपता है वो राष्ट्रपति को सौंपता है। किसे सौंपता है, राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपता है। और राज्य लोक सेवा आयोग जो है राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट सौंपता है। संघ लोक सेवा आयोग 65 साल की एज तक रिटायर होते हैं, ये 62 साल के एज पे रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। इनका कार्यकाल मैक्सिमम कितने साल हो सकता है, 6 वर्ष, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग, राज्यपाल हम नहीं लिख दिए कि राज्यपाल 62 साल, सोच लेना तुम लोग, किसका लिखे हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का प्रमोशन होकर किस में जा सकते हैं, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग में जा सकते हैं। इनका मुख्य काम क्या होता है, परीक्षा कंडक्ट करा देना। क्या करना, परीक्षा कंडक्ट करना। और कदाचार मुक्त करना, मतलब किसी भी तरह का उस परीक्षा में धांधली ना हो, इसी का ध्यान रखना होता है संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग। ये रिटायरमेंट के बाद कोई पद धारण कर सकते हैं, इन्हें हटाया जा सकता है इजिली। इन्हें हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 311 कहता है कि इनकी सुरक्षा की बात करता है। आर्टिकल 311 लोक सेवा आयोग की सुरक्षा की बात करता है। और सुरक्षा कैसे, तो कहता है कि जब तक कोई ठोस कारण नहीं हो जाए तब तक इन्हें हटाया नहीं जा सकता। और हटाएगा भी तो कौन हटाएगा, सुप्रीम कोर्ट। पहला तो क्या होना चाहिए, ठोस कारण। कैसा कारण होना चाहिए, कोई ना कोई बहुत ठोस कारण होना चाहिए। और उसके अलावे इसे हटाने का अधिकार किसे है, सुप्रीम कोर्ट को। तो एक प्रकार की उनकी सुरक्षा ही है। महाभियोग लगा नहीं सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जब तक ठोस कारण है तब तक जा नहीं सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग, संघ में क्या, हाँ, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, मुकदमा चलाएंगे, सुप्रीम कोर्ट लिख देगा कि इन्हें घोषित, इन्हें अपराधी सिद्ध किया जाता है, इन्हें कदाचार सिद्ध किया जाता है। जब सिद्ध हो जाएगा तो राष्ट्रपति उनको नोटिफिकेशन जारी कर देंगे कि आपको लोक सेवा आयोग के पद से हटाया जाता है। मेन भूमिका इसी की है, पूरा मुकदमा चलेगा, सिफारिश नहीं, सुप्रीम कोर्ट कभी सिफारिश नहीं करेगी,
उसकी सिफारिश का मतलब है कि पूरी मुकदमा चला के बोल देगा। हाँ 317 में, सुरक्षा 311 में। आईएएस कैसी नौकरी है? अखिल भारतीय से। आईपीएस अखिल भारतीय, अखिल भारतीय, भारतीय वन सेवा अखिल भारतीय से, भारतीय डाक सेवा केंद्रीय हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रेलवे केंद्रीय हो जाता, और पुलिस, पुलिस राज्य सेवा। पुलिस क्या है? राज्य सेवा। आईएएस जो होते हैं बाबू, देखो ध्यान से, जो भी आईएएस है इनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? मसूरी में, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी, जिसे शॉर्टकट में लबासना कहता है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी, लबासना, लबासना, हाँ, नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव कहाँ पे है ये? उत्तराखंड, मसूरी में। अब ये मसूरी में, उधर जगह नहीं है तो इधर ही लिख देते हैं, मसूरी में। ये ट्रेनिंग इनकी मसूरी में होता है। आईपीएस की ट्रेनिंग हैदराबाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल एकेडमी, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल एकेडमी आईपीएस की ट्रेनिंग होती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल एकेडमी आईपीएस की। आईएएस की ट्रेनिंग मसूरी में होती है। और कौन सा है भैया? आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं है। आप ध्यान दीजिए, आपको लिखा होगा, क्या लिखा है? फॉरेस्ट, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, देहरादून। इंदिरा गांधी नेशनल एकेडमी एक तरह से कह सकते हैं। तो वन सर्विस का इंदिरा गांधी, पुलिस सर्विस का सरदार पटेल, और आईएएस का लाल बहादुर शास्त्री। मेन आदमी का नाम याद रखेगा, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी में आईएएस, सरदार पटेल, और वन्य सेवा। अरे हम पूछ क्या रहे हैं पहले उसको सुनो ना। तुमसे हम शहर पूछ रहे हैं ना शॉर्टकट पूछ रहे हैं। हम कह रहे हैं किस व्यक्ति के नाम पर उसका ट्रेनिंग कॉलेज है। आईपीएस की ट्रेनिंग किस नाम पे? सरदार पटेल। आईएएस की ट्रेनिंग किस नाम से? लाल बहादुर शास्त्री। और वन्य सेवा की इंदिरा गांधी। अब जो शहर पूछेंगे तब बताना। आईएफएस किस शहर में? देहरादून। आईएएस मसूरी। आईपीएस, हाँ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये सब तो पहले से ही था, ये पद, ये वाला, ये दोनों पद पहले से था, इसे बाद में जोड़ा गया था, इसे बाद में जोड़ा गया। तो सबसे नई अखिल भारतीय सेवा कौन सा है? आईएफएस। आई सब तो पहले से थे सब यहाँ पे, आईएएस और आईपीएस, ठीक है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, यहाँ समझ में आ गया। आईपीएस जो होता है वो गृह मंत्रालय के अंडर में आता है। जितना आईपीएस है सब किस में आएगा? गृह मंत्रालय। उनका प्रमोशन, ट्रांसफर, पोस्टिंग कौन देखेगा? गृह मंत्रालय देखता है। जबकि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएएस जो होते हैं कार्मिक मंत्रालय में आएगा। किस में आएगा? कार्मिक मंत्रालय। जिसके पास ये दो मंत्रालय है उसके पास पूरे अधिकार, पूरा ये सिस्टम उसी के पास है। अगर गृह मंत्रालय है तो आईपीएस आपके अंडर में है, आईपीएस अंडर में है तो थाना क्या कर लेगा? हाँ, जिला का एसपी कह दिया इसका इनकाउंटर कर दो, हो जाएंगे। अब जाएंगे, अब आप जिला का एसपी किया कोई बात नहीं, मर्डर किया छोड़ दो, छोड़ देगा। समझ में आ गया? पुलिस प्रशासन जो होती है ना उसमें सबसे बड़ी कमी कहिए या अच्छाई कहिए, अगर ऊपर उसको सीनियर जैसा निर्देश देगा वैसे ही काम होता है। आप कितना भी बड़ा अपराध किए हैं, कितना भी बड़ा अपराध किए हैं, अगर राजनीतिक दबाव आ गया कि इसको नहीं गिरफ्तार नहीं करना है या बचा लेना है, पुलिस बचा ले जाएगी। और आप लाख पावरफुल हैं, लाख बेगुनाह हैं या छोटा गुनाह किए हैं, पुलिस के पास ऊपर से प्रेशर आ गया, पॉलिटिकल प्रेशर, कि इसको उठा ले जाना है तो उठा ले जाएगी। आप चिल्लाते रह जाइए। यहाँ पे बोलते थे पुष्पा झुकेगा नहीं, एगो कांस्टेबल झुका के उठा के लेके चल गया, झुकेगा नहीं, उठेगा, लेके चल गया ना, मन ठंडा गया, आगे बढ़े। तो पुलिस के ऊपर इस बात पे होता है कि आपके ऊपर कैसा पॉलिटिकल प्रेशर है और कैसा पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है। समझ में गया? इसमें और भारतीय पुलिस की छवि कुछ ही सब खुद खराब कर लिया है सब और कुछ फिल्मों ने खराब कर दिया है, समझे।
और एक और भी रीजन है पुलिस की छवि खराब होने का। कुछ भी कोई करेगा सामने पुलिस को आना पड़ेगा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। लॉ एंड ऑर्डर मतलब जो विधि व्यवस्था है, विधि व्यवस्था मतलब सड़कें खुली रहनी चाहिए, अस्पताल खुला रहना चाहिए, कोई किसी पे तोड़ फोड़ नहीं होना चाहिए, जो रूल रेगुलेशन है प्रॉपर फॉलो होना चाहिए। इन्हें की रूल रेगुलेशन तोड़ दे उसी को लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं, विधि व्यवस्था। अगर आप कोई नई नौकरी निकालना चाहते हैं, नई अखिल भारतीय सेवा 312, इसमें क्या बोला है, नई अखिल भारतीय सेवा। कैसी सेवा, नई अखिल भारतीय सेवा। इसका अधिकार किसे है, राज्यसभा को। किसे है, राज्यसभा को। राज्यसभा पास करके किसे भेजती है, लोकसभा, लोकसभा को। और लोकसभा से पास होकर किसे कहाँ जाता है, साइन होने के राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के पास। अगर आप चाहते हैं कोई एक नई टाइप की नौकरी का सृजन किया जाए, नई टाइप की नौकरी का सृजन किया जाए, जैसे इंडियन टीचिंग सर्विस हो गया, ITS इंडियन टीचिंग सर्विस, तो उसका एक एग्जाम हो UPSC लेवल का हो, उसमें टीचर सेलेक्ट हो, यहाँ पर क्या हो, टीचर सेलेक्ट हो। जैसे DM का ट्रांसफर होता है ना, वैसे टीचर्स का ट्रांसफर हो यहाँ पर। ये यहाँ से हैं वहाँ गए, यहाँ पे समझ में गया। सबसे ज़्यादा इंडिया में खराब किसी चीज़ को किया गया तो सरकारी टीचरों की वैल्यू को गिरा दिया गया, सरकारी टीचर की वैल्यू को गिरा दिया गया। मानते हैं कि 2-4 लोग जरूरत से ज़्यादा लापरवाही करते हैं, लेकिन पूरे के पूरे सरकारी शिक्षकों को ही संदेह के नज़र से देखा जाने लगा कि बैठ के कुर्सी तूरता है। ऐसा नहीं है। सरकारी स्कूल के बच्चे जो होते हैं, आप देखिएगा, अगर वो इतना भी सरकारी स्कूल खराब होता तो बच्चे उतना नहीं कर पाते। सरकारी स्कूल की 2 खराबी बहुत है कि एक, उसमें पढ़ने वाले गार्जियन ध्यान नहीं देते हैं कि उनका बच्चा पढ़ रहा है कि क्या कर रहा है। दूसरा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होता है, बिल्डिंग ढह रहा है, रिपोर्ट लिखेंगे, बजट आएगा तो बनेगा, बजट आएगा तो फिर उसमें से बटेगा, तो ना ही घोटाला करे, थोड़ा ये घोटाला करे। स्कूलिंग में सुधार के लिए क्या होना चाहिए कि जितना स्कूल है ना, जितना स्कूल है उसका मॉडल एक जैसा होना चाहिए, एक जैसा, एग्जैक्ट, न कम न ज़्यादा, एक जैसा होना चाहिए। चाहे वो कश्मीर में बने चाहे कन्याकुमारी में बने, स्कूल का मॉडल एक जैसा होना चाहिए। जैसे पेट्रोल पंप आप देखे हैं, तुम सोचो कहीं का देखो एक के मॉडल का रहेगा, कहीं का तुम पेट्रोल पंप देख लो मॉडल एक जैसा है। लोग पेट्रोल पंप देखी होगी नहीं, तो उसका मॉडल आप देखे हैं एक जैसा होता है, एक जैसा होता है। तो जितना स्कूल है ना, सबका एक जैसा मॉडलिंग होना चाहिए, ताकि आपको ना खर्च का आइडिया लग जाए कि कितना खर्च एक्चुअल में आता है। दूसरा, जितना बेंच कुर्सी हो ना, उसको ना असेंबलिंग के तौर पे बनाया जाए। असेंबलिंग मतलब ना पार्ट बाई पार्ट हो, नट से कस दीजिए जाए, नट से क्या किया जाए, कस दिया जाए। तो किसी को बजट भेजने की जरूरत ही नहीं है। एक बड़ी कंपनी बना दीजिए, हब सेंटर। सर भागलपुर में 40 को बेंच चाहिए, इन है कि अब ले आके बनवा रहे हैं, यहाँ से 40 तो बेंच भेज दीजिए, असेंबल करके कस दे। पूरे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम में भी बुक्स भी एक जैसी होनी चाहिए। यहाँ पर एक ही जगह छपेगा। यहाँ पर आपको समझ में आता है, जितने बुक वाले हैं ना, या ये चीज़ें जो स्कूलों में चलती है बुक, वो एक अच्छी मोटी रकम पहुंचाते हैं सब बहुत ऊपर में कि हमारी बुक चलाइए। हिंदुस्तान में स्कूलिंग की एजुकेशन के लिए NCERT से अच्छी कोई किताब ही नहीं है, लेकिन स्कूल में ना NCERT ही नहीं पढ़ाई जाती है। एक प्लान के तहत उसको डुबा दिया जाता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? जैसे एयर इंडिया को एक प्लान के तहत डुबा दिया गया। जैसे सपोज कीजिए कि शाम को 4 बजे मुंबई से दिल्ली की फ़्लाइट बहुत ज़्यादा चाहिए, या रात को 8 बजे मुंबई से दिल्ली की फ़्लाइट चाहिए कि कोई भी आदमी मुंबई में काम कर ले 5 बजे तक, मीटिंग वीटिंग खबर ख़त्म कर ले 5-6 बजे तक, आके फ़्लाइट पकड़ ले 8 बजे। तो जानते हैं क्या किया सब? प्राइवेट जहाजिया वाला ऊपर पैसा खिया के एयर इंडिया का फ्लाइट पर घसकवा दिया सर रात को 12 बजे, और अपन प्राइवेट वाला ले आ दिया से, एगो 7 बजे, एगो 7:30 बजे, एगो 8 बजे, एगो 8:30 बजे। यहाँ पे सारा पैसेंजर उठा के घींच के ले गया। कोनो 7 बजे ले गया, 7:30 बजे, 8 बजे सब चलो हो दिल्ली, दिल्ली 300 सवारी दिल्ली, 250 दिल्ली, 1 सवारी दिल्ली, 1 सवारी दिल्ली, सब लेके चल गया। बाद में एयर इंडिया आ रहा है 11 बजे रात को, के दिल्ली है हो, डुबा दिया सब। तो ऐसे ही डुबा देता है सब। आगे बढ़े तो नई अखिल भारतीय सेवा का अगर सृजन करना है तो कौन कर सकता है? राज्यसभा। उसका प्रस्ताव कौन प्रारंभ करेगा? राज्यसभा। किसे देगी? लोकसभा। तो नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकते हैं कौन करेगा? राज्यसभा। संघ लोक सेवा आयोग की चर्चा आर्टिकल 315, आर्टिकल 315। इनकी सुरक्षा की चर्चा 311। नई अखिल भारतीय सेवा 312। तो बताइए, लोक सेवा आयोग या लोक सेवकों की सुरक्षा की गारंटी आर्टिकल 311।
नई लोक सेवा यदि बनानी है तो 312। वर्तमान जो लोक सेवा आयोग है 315। इसकी शुरुआत लॉर्ड मैकाले के सिफारिश पर डलहौजी के समय कर दी गई थी। लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पर डलहौजी के कर दी गई थी। उस समय इसका नाम इंडियन सिविल सर्विसेज था, ICS। लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पर, किसके सिफारिश पर? मैकाले की सिफारिश पर किसने किया था? डलहौजी। ठीक लिखा है जी, डलहौजी ने किया था। तो सिविल सेवा का जनक किसे कहते हैं? डलहौजी को। किसे कहेंगे? डलहौजी को यहाँ पर। उस समय इसका नाम क्या होता था? इंडियन सिविल सर्विसेज, ICS। और इसकी परीक्षा कहाँ होती थी? लंदन में। कहाँ होती थी? लंदन में। पहली बार इसकी परीक्षा इलाहाबाद में हुई थी 1922 में। लेकिन 1922 में पहली बार हुई थी। हाँ, लेकिन जब संख्या इसकी बढ़ने लगी तो 1919 के अधिनियम के तहत भारत में ही 1926 कर दिया गया कि अब भारत में ही यह परीक्षा होगी 1926 से। तो ये 1919 के अधिनियम के तहत भारत में परीक्षा कब से होने लगी? नहीं तो उससे पहले कहाँ होती थी? लंदन। पहली बार भारत में कब हुई? 1922 इलाहाबाद। लेकिन वो अस्थाई नियम नहीं था कि इलाहाबाद में होगा ही होगा। यहाँ पर अस्थाई कब से बना? 1926 से। 1926। जैसे कई बार कोई चीज हो रही होती है लेकिन अस्थाई नहीं है। देखिए, निर्वाचन आयोग का काम है चुनाव संपन्न कराना। यह एक संवैधानिक निकाय है, इसके ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं आना चाहिए। इस सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है। निर्वाचन आयोग को जिम्मेदारी दी गई है कि चुनाव संपन्न कराए। पहले यह निर्वाचन आयोग जो था 1 सदस्यों का होता था, अकेला होता था। अभी क्या है, 1 सदस्यों से बढ़ाकर इसे 3 सदस्यी बना दिया गया कि 3 सदस्यी। अभी कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य। समझ में आ गया कि नहीं? ये 61वां संविधान संशोधन 1959 की 69 बोलते हैं इसको। 69 किसको बोलते हैं? 69 को। बस वही वाला 69 का ये है, 69 का ये। तो ये किसके तहत हुआ था? 61वां संविधान संशोधन 1969। तो 1 सदस्यों से कितना सदस्य हो गया? 3 सदस्य। 3 सदस्य, तीनों के पावर सेम होते हैं। यानी पूरे देश का चुनाव 3 बड़े अधिकारियों के अंडर में होता है। समझ आ गया? 3 बड़े अधिकारियों के अंडर में होता है, जिसमें जो मेन होता है उसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, बाकी सबको निर्वाचन आयुक्त। जो मेन होता है उसे चीफ इलेक्शन कमीशन, बाकी 2 ठो को क्या कहेंगे? इलेक्शन कमीशन। अब आप कहेंगे कि तीनों आदमी मिलकर, अब आप कहेंगे 3 आदमी मिलकर इतने बड़े देश का चुनाव कैसे करा सकते हैं? तो ये 3 गवर्निंग बॉडी होते हैं, मतलब ये 3 ही कंट्रोल करेंगे। इसके अंडर बहुत लोग होते हैं। जैसे एक अकेला प्रधानमंत्री पूरा देश संभाल लेते हैं कि नहीं? तो क्या अपने कौन चीज करते हैं? डिपार्टमेंट है कि नहीं है? उसी तरह निर्वाचन आयोग 3 सदस्यों वाला होता है, लेकिन उसके अंडर बहुत लोग होते हैं। तो 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है वो अपने से नीचे 2 लोगों को कंट्रोल करता है। मुख्य निर्वाचन आयोग को अगर अपना त्यागपत्र देना है तो किसको जाके देगा? राष्ट्रपति को। अब बाकी उन दोनों लोग को देना है तो मुख्य निर्वाचन आयोग को क्या दे देगा? त्यागपत्र दे देगा। बाकी किसको दे देगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। इन्हें हटाने के लिए महाभियोग लाना पड़ेगा। हटाने के लिए महाभियोग लाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या लाना पड़ेगा? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। सुरक्षा के लिए देखिएगा तो इन्हें महाभियोग के अलावा और किसी चीज से हटा नहीं सकते हैं। इनका काम क्या होता है? तो इलेक्शन कराना, चुनाव कराना। अब ये लोग किस किस चीज का चुनाव कराते हैं? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। पहला हो गया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव कराएंगे। दूसरा देखेंगे तो लोकसभा राज्यसभा का कराएगा। लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव कराएगा। लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव कराएगा। तीसरा देखेंगे तो विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद का चुनाव कराएगा। समझ में आ गया कि नहीं? अब आप फंसिएगा कहाँ क्वेश्चन में, समझिए। पहली बात कि पीएम और सीएम का तो चुनाव होता ही नहीं है, इनकी तो नियुक्ति होती है। पीएम और सीएम का इलेक्शन कहाँ होता है? इनकी तो नियुक्ति होती है। जो लोकसभा में सबसे ज्यादा सीट पाएगा उस पार्टी के नेता को पीएम बनाया जाएगा।
जो विधानसभा में जो पाएगा उस पार्टी के नेता को सीएम बनाया जाएगा। डायरेक्ट सीएम का तो कोई इलेक्शन ही नहीं होता। तो पहला तो आप लोग यहाँ समझिएगा कि पीएम सीएम का इलेक्शन होता ही नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन कराएगा क्या। दूसरा, निर्वाचन आयोग जो होता है ये पंचायत का इलेक्शन नहीं कराता है, पंचायत का इलेक्शन राज्य निर्वाचन आयोग करता है। पंचायत का इलेक्शन कौन कराएगा? राज्य निर्वाचन आयोग। अमूमन बच्चों को ये लगता है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग अर्थात निर्वाचन आयोग सेंट्रल का इलेक्शन करा रही है तो ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का ठीक है, लोकसभा राज्यसभा का ठीक है। अमूमन बच्चों को ये लगता है कि राज्य निर्वाचन आयोग राज्य की इन दो ठो का इलेक्शन कराती होगी। ऐसा नहीं है, राज्य निर्वाचन आयोग इन दो का इलेक्शन नहीं कराता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? तो राज्य निर्वाचन आयोग का इलेक्शन कौन कराएगा? निर्वाचन आयोग। पंचायत का इलेक्शन राज्य निर्वाचन, नगर पालिका राज्य, नगर पालिका का भी राज्य निर्वाचन है, इसका भी केंद्रीय निर्वाचन आयोग नहीं कराती है। तो 3 ठो का करा दी, 3 का नहीं करा। पीएम सीएम का तो होता ही नहीं है, पंचायत का नहीं कराएगी, नगर पालिका का नहीं। नगर पालिका का कौन कराएगा? अब पंचायत का पीएम सीएम का होता ही नहीं, होता है? नहीं होता। तो देखिए, राज्य सरकार को अधिकार है कुछ मामले में इस पे अपने राज्य पंचायत अधिकार, राज्य निर्वाचन आयोग का कानून बनाने के लिए। किसका? राज्य निर्वाचन आयोग के लिए कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य सरकार को है। हालांकि केंद्र सरकार उसमें भी हस्तक्षेप कर सकती है। तो जब भी राज्य कोई काम करेगी तो केंद्र वाला ज्यादा हावी हो जाता है। समझ में आ गया? निर्वाचन आयोग का मुख्य काम इधर समझ में आ गया। इसके अलावा निर्वाचन आयोग के कई काम हैं, समझते हैं हम लोग एक एक करके निर्वाचन आयोग के काम। जो मुख्य काम है निर्वाचन आयोग का, एक चुनाव चिन्ह देना, चुनाव चिन्ह देना, आचार संहिता लागू करना, आचार संहिता, आचार संहिता। आचार संहिता क्या होता है भैया? आचार संहिता मतलब चुनाव के लिए नियम कानून बनाना। जैसे कितने पैसे खर्च कर सकते हैं, चुनाव में कितनी गाड़ियां घूम सकती है, कितने पोस्टर लगा सकते हैं, ये सारा चीज का एक फिक्स नियम बना देना। नहीं, अगर इसको नियम नहीं बनाएगा तो अमीर इंसान चुनाव जीत जाएगा। जैसे वो कह देगा कि 40 ठो गाड़ी ही आपकी प्रचार में घूम सकती है, तो इससे क्या है ना कि 40 गाड़ी, क्योंकि बड़ा एरिया भी होता है, 2 गाड़ी करेगा तो नहीं ना होगा, तो 40 गाड़ी घूम सकती है। अगर छोड़ देगा कि भाई जिसको जितना मन है घुमाए, तो पता चला जो अमीर वाला है वो लगेगा 500 गाड़ी घुमाने, जहां तहां खाली होकर सुनाइबे करेगा। अब पता कैसे चलेगा कि उसको कितनी गाड़ियां घूम रही है? तो कौन 40 गाड़ियां हैं उनका नंबर लिखवाना पड़ेगा, वो नंबर प्लेट, और अब घुमाइएगा ना तो कोई आदमी उसका पूरे अपना ना निर्वाचन आयोग अपना एक हेल्पलाइन नंबर जारी करता है। अगर आपको लग गया कि नहीं इसका ये गाड़ी एक्स्ट्रा है, तो उसका नंबर आप फोटो खींच के भेज दिए, मिला लेगा कि जो 40 गाड़ी दी है उसमें से आपका गाड़ी है कि नहीं है। अगर नहीं है तो सील कर देगा गाड़ियाँ। समझ में गया? और गाड़ी अगर आप प्रचार में घुमा रहे हैं तो पक्का बात है कि उसमें सजा के माइक विक मान के घुमा रहे होंगे। ऐसे घुमा रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आचार संहिता को लागू करना होता है। चुनाव प्रचार, चुनाव प्रचार, चुनाव प्रचार वोट खत्म होने के इससे चुनाव खत्म होने के कितने घंटे पहले? 48 घंटे पहले। कितने घंटे पहले? 48 घंटे पहले आपको वो चुनाव प्रचार बंद कर देना है, यानी 2 दिन पहले बंद कर देना है। अगर संडे को इलेक्शन है तो फ्राइडे के दिन आपका लास्ट चुनाव प्रचार होगा। संडे के शाम तक अगर इलेक्शन है तो आप फ्राइडे के शाम तक प्रचार कर सकते हैं, यानी समाप्त होने के कितना देर पहले तक? 48। चुनाव प्रचार को क्या कर देगा? ये बंद करा देगा। क्या करा देगा? बंद करा देगा। ये सब समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? अब ये चुनाव कंडक्ट कैसे कराएगा तो देखते हैं। वो क्या करता है चुनाव आयोग? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है ना, डीएम, तो जिला का सबसे बड़ा चुनाव अधिकारी कौन होता है? डीएम। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिला का सबसे बड़ा क्या होता है? चुनाव अधिकारी होता है। यानी सोच सकते हैं चुनाव आयोग जैसे चुनाव आचार संहिता लग गया, डीएम क्या आ गया? पावर में आ गया, और वो हो जाएगा अब आपका निर्वाचन अधिकारी। इन्हीं लोग का काम होता है आपके जिला, अपने अपने जिला में मतदाता सूची तैयार करा देना। किसके कहने पर? निर्वाचन आयोग के कहने पर। वोटर लिस्ट बनाने का अधिकार है। किसी महिला का अगर अपने क्षेत्र से दूसरी जगह शादी हो गया तो उसका पुराना नैहर से नाम काट के ससुराल में जोड़ना किसका काम है?
निर्वाचन आयुक्त का। किसका? निर्वाचन आयुक्त का। यही काम होता है निर्वाचन आयुक्त का। किसी का नाम निर्वाचन आयुक्त बिना कारण काट नहीं सकता है कि भाई तुम्हारा जाति अच्छा नहीं लगा तुम्हारा नाम काट देते हैं, तुम्हारा धर्म ठीक नहीं लगा तुम्हारा नाम काट देते हैं, तुम बिहार से है, तुम यूपी से है, तुम महाराष्ट्र से, इस आधार पर किसी भेदभाव के आधार पर निर्वाचन आयोग में नाम नहीं काटा जा सकता। निर्वाचन आयोग से नाम नहीं काटा जा सकता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? निर्वाचन आयोग से नहीं काट सकते। तो बताइए जिला में सबसे बड़ा अधिकारी डीएम। अब आप सपोज कीजिए कि कोई जिला है, इतना बड़ा जिला है, ये कोई जिला है, ठीक है, तो इस जिला का सबसे बड़ा निर्वाचन अधिकारी डीएम। अब डीएम क्या करेगा ना, इस जिला को कई छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देगा। समझ में आ गया? छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देगा। समझ में आ गया? ताकि वो भी बेचारा कंट्रोल कर सके। अकेले डीएम क्या क्या देखेगा? तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने जिला को छोटे छोटे भागों में बांट देता है और इसे दे देता है रिटर्निंग ऑफिसर को। किसे? आरओ को दे देता है। किसे दे देता है? आरओ को दे देता है, रिटर्निंग ऑफिसर। तो डीएम के बाद सबसे बड़ा चुनाव में कौन आ जाता है? रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर आरओ हो जाता है रिटर्निंग ऑफिसर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या हो गया? रिटर्निंग ऑफिसर। यहां देखो ध्यान से, रिटर्निंग ऑफिसर को दे दिया गया। अब रिटर्निंग ऑफिसर के पास कोनो एगो गांव थोड़े है, रिटर्निंग ऑफिसर के पास भी 4-8-10 गो गांव आ जाते हैं। तो रिटर्निंग ऑफिसर फिर छोटे छोटे एरिया में अपने पार्ट को बांट देता है, अपने अपने पार्ट को बांट देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रिटर्निंग ऑफिसर तक समझ में आ गया? वोटर आईडी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? 18 साल कंप्लीट हो गया। डेली डेली नहीं कर सकते हैं, साल में 3 या 4 मौका दिया जाता है। समझ में आ गया? क्योंकि डीएम ही ये काम करते हैं तो डीएम का काम बहुत ज़्यादा होता है, तो वो जब इलेक्शन करीब आता है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मौका दे देते हैं। तो देखिए अब ये तो रिटर्निंग ऑफिसर कैसे कंट्रोल करेगा? तो रिटर्निंग ऑफिसर अपने एरिया को और छोटे छोटे में बांटेगा और वो इसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर, किसके? प्रिजाइडिंग ऑफिसर को सौंप देता है। किसे सौंप देगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। किसे? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। समझ में आ गया? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो डीएम के नीचे रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर के नीचे प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर बहुत मेन होता है। जो आपका एक स्कूल देखते हैं ना, जहाँ पे स्कूले में ना वोटिंग कराया जाता है, सरकारी स्कूल में वोटिंग कराया जाता है, तो वो किसके अंडर में रख लेता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। किसके अंडर में? प्रिसाइडिंग ऑफिसर के अंडर में रख लेता है। किसी को दिक्कत? तो पूरा स्कूलिया इनका इंचार्ज कौन है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अब किधर किस कमरे में वोटिंग हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो ये तो पागले हो जाएगा। वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी पागल हो जाएगा। एक कमरा में गया तो कुछ और, एक कमरा में गया तो कुछ और। तब क्या करेगा ये अपने नीचे, अभी प्रिसाइडिंग ऑफिसर के नीचे पोलिंग ऑफिसर होंगे। क्या होगा? पोलिंग ऑफिसर। क्या होगा? पोलिंग ऑफिसर। तो ये आरओ मतलब क्या होता है बाबू? हाँ, रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर। आइए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। एक पूरा कॉलेज किसके अंडर में है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। और अंदर का पोलिंग, हाँ, अरे नहीं जी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के अंडर होता है। अभी कहाँ तुम लोग चल गया पोलिंग एजेंट में? जो यहाँ देख रहे हो, यहाँ देखो, पोलिंग एजेंट ये सब का नहीं होता है। ये हो गया पोलिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर। ऑफिसर यही लोग आपको अंदर देखने को मिलेंगे। समझ में गया? यही देखने को मिलेंगे। आप जब कॉलेज में जाएंगे वोटिंग करने के लिए, तो यहाँ पे देखिए पूरे एरिया का कौन हो गया? रिटर्निंग ऑफिसर। जो आपका पोलिंग बूथ है कॉलेज को बनाया जाता है, इंचार्ज कौन रहता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर। लेकिन ईवीएम में बटन दबाना, स्याही लगाना, आपका आधार नंबर नोट करना, वोटर आईडी नंबर नोट करना, आधार कार्ड चेहरा मिलाना, ये सब काम किसका होता है? पोलिंग ऑफिसर का। समझ में आ गया? आधार कार्ड मिलाना पोलिंग ऑफिसर, आधार नंबर नोट करना पोलिंग ऑफिसर, स्याही लगाना पोलिंग ऑफिसर, ईवीएम मशीन में सप्लाई देना। ईवीएम मशीन में करंट सप्लाई नहीं रहता है, जब आप जाइएगा तब सप्लाई देता है। यहाँ पे मैं तो इसे जो धक 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 नहीं मार सकते वहाँ। एक बार सप्लाई देगा तो एक को वोट डाल सकते हैं, तो आप जाइए फिर दूसरी बार सप्लाई देगा। तो ये सारा काम किसका हो जाता है? पोलिंग अफसर का। यानी ऑन ग्राउंड सबसे ज्यादा काम किसका है? पोलिंग अफसर। तो पोलिंग अफसर एक गो नहीं रहता है, 3 गो रहते हैं सब। पोलिंग अफसर 3 गो रहेंगे। एक आपका आधार कार्ड मिला लिया, एक आपका आधार नंबर लिख के स्याही लगा दिया। समझ में गया? जैसे जाएंगे कमरा में तो यहाँ मिलाएंगे, यहाँ पे मेरा आधार कार्ड है या वोटर कार्ड है, अपना पहचान पत्र, इतना नंबर में मेरी मतदाता सूची है, तो दिखा लेगा हाँ नाम है कि नहीं।
टिक मार दिया, जाइए आगे। आगे जाएंगे तो नंबर 1 नोट कर लेगा आपका, इतना इतना जो आपका वोटर आईडी नंबर, हाँ वही वोटर आईडी नंबर है, उसको लिख देगा यहाँ पे, समझ में आ गया? वोटर आईडी नंबर लिख देगा और एगो स्याही पोत देगा, समझ में आ गया? वोट डालने से पहले पोत दिया, बिना वोट डाले अब निकलने नहीं देगा आपको। अब भले आप नोटा दाब के आइए। अब उसके बगल में जाएंगे तो वो क्या करेगा, आपका सप्लाई दे देता है, क्या दे देगा? सप्लाई दे देता है। उसके बाद देखो एक टेबल पे रखा रहता है ईवीएम मशीन, उसको साइड साइड से घिरा रहता है ताकि आप किसको वोट दिए ये पता नहीं चलता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? वो दे दिया। तो पोलिंग अफसर कितने होते हैं? 1 2 3, PO1 PO2 PO3 बोला जाता है पोलिंग अफसर। उसे क्या कहेंगे? पोलिंग अफसर। किसी को दिक्कत? अब चुनाव में क्या होता है कि बहुत आदमी को कोई आइडिया नहीं रहता, उसका नंबर है कि नहीं है, किधर जाना है किधर नहीं जाना है, पगला जाता है आदमी। तो चुनाव आयोग कहता है कि एक काम कर, प्रिजाइडिंग अफसर ये कहता है कि किसका किसका मुखिया कौन कौन यहाँ चुनाव में उठा है, विधायक जी सब अपना अपना एक आगो आदमी बाहर बैठाइए जो हेल्प करेगा। क्या करेगा? हेल्प करेगा वोटर आईडी मिलाने में, समझाने में कैसे कैसे क्या करना है अंदर वा, नहीं तो वहां जाके आदमी ज्यादा नहीं ना समझा पाएगा। तब यहाँ बैठाया जाता है पोलिंग एजेंट। क्या बनाया जाता है? पोलिंग एजेंट। पोलिंग एजेंट, पोलिंग एजेंट। ये जो होते हैं लोग, ये क्या होता है? प्राइवेट होते हैं। क्या होता है? प्राइवेट। समझा गया? पोलिंग एजेंट कोई वो बन सकता है। तो आप देखिएगा जब आप वोट डालने जाते हैं तो स्कूल के बाहर देखिएगा चादर बिछा के बैठल रहता है, एगो लिस्ट लेके, आइए चाचा, हाँ चाहिए, लिस्ट वाले लेके मिलाते रहता है। यहाँ पे देखिएगा वो क्या रहते हैं सर? पोलिंग एजेंट। लिस्ट लेके मिलाते हैं सो क्या होते हैं सर? पोलिंग एजेंट किसका होता है? हाँ, प्राइवेट होता है। राजनेता सब अपना अपना पोलिंग एजेंट बार बार बैठाया रहता है, सब 200 रुपया दे के पोलिंग एजेंट बना देता है। यहाँ पे 1000, अब 1000 हो गया है, अब 1000 हो गया है। ओ, हम लोग के समय 200 रुपया रेट था, अभी क्या हो गया है? जादू। हाँ, समोसा चाय नाश्ता ही रहता है, फ्री रहता है, और वो हेल्प करता है कि ए चाचा देखिए चाचा स्कूलिया महंगा जाए के बाद और ब्लॉक बी में बात है बाएं मुड़ जाए, और ब्लॉक ए में बात रहा दहीने मुड़ जाए, क्योंकि कमरा अलग अलग होता है तो उसमें कौन किधर खोजेगा, तो उससे अच्छा ब्लॉक मिडिल लेफ्ट राइट मिडिल बांट देता है इसे। तो इधर आप चल जाइएगा, इधर आप चल जाइएगा, सीक्वेंस बता देता है किस सीक्वेंस में आपको किधर वोट डालना है यहाँ पे, ताकि अंदर जाके इन लोगों को तकलीफ ना हो, इन लोगों को तकलीफ ना हो। तो बाहर कौन बैठा होता है? आगे बढ़े, क्या होते हैं? एजेंट यहाँ पे। अच्छा, ये होता है पोलिंग अफसर। सबसे ज्यादा काम किसका है? आधार कार्ड मिलाना, पोलिंग अफसर। वोटर कार्ड आधार कार्ड आईडी मिलाना, पोलिंग अफसर। नंबर नोट करना, स्याही लगाना, पोलिंग अफसर। ईवीएम में पावर सप्लाई, पोलिंग अफसर। ये पोलिंग अफसर जानते हैं कौन होते हैं? सरकारी टीचर। ये सरकारी टीचर होते हैं पोलिंग अफसर। सरकारी टीचर को क्या बनाया जाता है? पोलिंग अफसर। गांव में जो खलिया घूम रहा है उसको क्या बना देगा? पोलिंग एजेंट। इन लोग का कोई खास वैल्यू नहीं होता है, पोलिंग एजेंट। अब कोई पोलिंग एजेंट नहीं ना बैठ जाएगा, उसका भी आई कार्ड देना होगा ना, तो उस एरिया का जो उस कॉलेज है जो जिसमें वोट हो रहा है उसका हेड कौन है? प्रिजाइडिंग अफसर। तो प्रिजाइडिंग अफसर किसको बना देता, आई कार्ड किसके लिए बनाता है? पोलिंग एजेंट के लिए। तो पोलिंग एजेंट का आई कार्ड कौन बनाएगा? प्रिजाइडिंग अफसर। जहां वोट डाल रहे हैं वहां वोटर कार्ड पावर सप्लाई स्याही कौन लगाएगा? पोलिंग अफसर। जिस कॉलेज में आपका बूथ बनाया गया, बूथ इंचार्ज कौन हो गया? प्रिजाइडिंग अफसर। 10-15 प्रिजाइडिंग अफसर, 10-15 बूथ मिला के, यानी 10-15 कॉलेज मिला के एक एरिया बनाया जाता है, सब एरिया, उसका इंचार्ज कौन होता है? रिटर्निंग अफसर। और कई सारे रिटर्निंग अफसर को सामूहिक रूप से कहा जाते हैं डीएम के पास।
यानी फाइनली वोट किसके अंडर में जाने वाला है? डीएम। किसके पास? डीएम साहब के पास जाने वाला है। किसी को दिक्कत? सभी टीचर क्या बन जाते हैं? पोलिंग अफसर। क्या बना देता है? पोलिंग अफसर। टीचर लोग को बड़ी शिकायत रहती है कि भाई पोलिंग अफसर ऐसे ही नहीं ना बना देता, बीपीएससी थोड़े है। चुनाव आयोग बहुत सख्ती से लेता है ना, 3 दिन पहले ट्रेनिंग देता है, कैसे क्या करना है, कैसे क्या देना है। ऐसे बिगड़ गया तो पिछली बार छत्तीसगढ़ में ऐसे हो गया था, वो यहाँ नहीं होना चाहिए, तमिलनाडु में ऐसे हो गया, तो पुराना फीडबैक भी देता है। ये प्रॉब्लम हो गया था। एक आदमी वोट डालने आया, उसको बेचारा चक्कर आ गया, गिर गया, तो आप उसका पहले एक आदमी टीम रहेगी, मेडिकल टीम, उसको दिखाइए, लेकिन उसका ये देखिए कि वोटिंग पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पे तो सारा चीज बैकअप प्लान रेडी रहता है। ऐसे होता है क्या बीपीएससी की तरह परीक्षा होगा, पेपर ही घट गया हो? नहीं समझे? बोलिए, किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? अब ये रिटर्न प्रिजाइडिंग अफसर कौन होता है? कॉलेज का पूरा इंचार्ज होता है। तो किसी बड़े अधिकारी को, किसी बड़े लेवल के आदमी को बनाया जाता है, प्रिंसिपल को बना देगा प्रिजाइडिंग अफसर, लेकिन उसी स्कूल के नहीं बनाएगा। गन्ना विभाग का कोई रहेगा बड़े बाबू, उनको बना देगा प्रिजाइडिंग अफसर। बिजली विभाग का को उठा के प्रिजाइडिंग। जितने सरकारी कर्मचारी हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी, वो आचार संहिता लगने के बाद चुनाव आयोग के अंडर में आ जाएंगे। उनको जहां जहां भेजना है भेज देगा वहां पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इंचार्ज बना देगा, आप प्रिजाइडिंग अफसर है। अभी बताओ, कोई गन्ना विभाग में था, लकड़ी की कुर्सी पे छोटा सा ऑफिस में बैठल रहता था, कोई पूछता नहीं था, किसान आके पूछता था गन्ना बेचाई, उसको इसने क्या बना दिया? प्रिजाइडिंग अफसर। प्रिजाइडिंग अफसर। और गाड़ी के ऊपर लिख दिया प्रिजाइडिंग अफसर, 2 गार्ड दे दिया बंदूक से। निर्वाचन आयोग में डीएम है, तुरंत एसपी को कहेंगे प्रिजाइडिंग अफसर है, गार्ड दीजिए। यहाँ पे धाए धाए बंदूक ले लिया यहाँ पे। अब तो गन्ना विभाग का कर्मचारी, कौन धांधली करेगा रे यहाँ? कौन धांधली करेगा यहाँ पे? वो कमरा में उड़ा दो। नहीं समझ आ गया? निर्वाचन आयोग कहां से लाता है? यहीं से नहीं लाता, केकरो पकड़ पकड़ ले आते हैं। समझ में गया? 2 दिन के लिए प्रिजाइडिंग अफसर बनाएगा, वो आदमी का रुतबे चेंज हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर चल जाएगा गन्ना विभाग में। चीनी बना वहां पे, कहीं कहीं से उठा ले आता है यहाँ पे। रिटर्निंग अफसर ये होते हैं, रिटर्निंग अफसर ये बड़े अधिकारी होते हैं, बीपीएससी पीसीएस लेवल के। किस लेवल के होते हैं? पीसीएस लेवल के अधिकारी होते हैं। एसडीएम, सीओ, नायब तहसीलदार, तहसीलदार। इन लोग का कहता है कि देखो भाई इलेक्शन हो रहा है, अपना अपना काम छोड़ो, सब लोग इसमें लग जाओ, इसी में रह जाओ। लेकिन ट्रांसफर कर देता है इधर से उधर। जैसे मान के चलिए आप मुजफ्फरपुर जिला में है तो आपको भेज देगा भागलपुर जिला में, आप कानपुर में है तो उठा के भेज देगा गोरखपुर। चेंज कर देता है वहां पे, ताकि आप कोई पक्षपात न कर सके। समझ आ गया? किसी को दिक्कत? वोट संपन्न हो गया। वोट क्या हो गया? संपन्न हो गया। पता चला ईवीएम में बिगड़ गया, हैंग हो गया ईवीएम, बैटरी काम नहीं कर रहा है। ईवीएम पे कोनो बोकर दिया जाके, वो ईवीएम पे जाकर बोकर दिया, ईवीएम में पानी घुस गया, ईवीएम शॉर्ट कर गया। जा तो क्या होगा? वो सेक्टर मजिस्ट्रेट। टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए कौन है? सेक्टर मजिस्ट्रेट। तुरंत सेक्टर मजिस्ट्रेट को कॉल किया जाएगा, सेक्टर मजिस्ट्रेट को कॉल किया जाएगा। यहाँ पे जैसे मान के चलिए कोनो बोकर दिया ईवीएम पे, धाए दे, वो शॉर्ट कर गया ईवीएम, तो सबसे पहले किसको पता चलेगा? पोलिंग एजेंट से मतलब नहीं है इन लोग को, यहाँ पे पोलिंग अफसर को इधाए से बताएगा अपने बूथ इंचार्ज यानी उस कॉलेज के इंचार्ज प्रिजाइडिंग अफसर को। ये बोलेगा रिटर्निंग अफसर को, रिटर्निंग अफसर डीएम को, डीएम साहब यहाँ ईवीएम पे एक आदमी बोकर दिया, ईवीएम में शॉर्ट कर गया, यहाँ पे जल गया, दूसरा ईवीएम भेजिए। डीएम साहब तो तुरंत किसको बोलेंगे? सेक्टर मजिस्ट्रेट। सेक्टर मजिस्ट्रेट को एक्स्ट्रा ईवीएम लेके जाएगा फटाक से, रिटर्निंग अफसर से साइन कराएगा, ईवीएम नंबर इतना रिजेक्ट ड्यू टू कोनो बोकर दिया। समझ आ गया? रीजन लिखेगा, उसके जगह पे दूसरा ईवीएम नंबर इतना 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 ये है यहाँ पर, यहाँ पे। उसके बाद उसी पे साइन किसका होगा? प्रिजाइडिंग अफसर, और फिर पोलिंग अफसर। खटाखट साइन हुआ, वहां पे उसको लगा दिया गया। अब जो खराब हुआ था उसे बक्सा में सील किया गया, किसके प्रेजेंस में? पोलिंग अफसर। उसकी क्या होगी? वीडियोग्राफी, वो सील करके रख दिया जाएगा, वोट हो जाएगा। यहाँ पे सेक्टर मजिस्ट्रेट टेक्निकल काम के लिए होता है। किसी को दिक्कत? कितना सख्ती से इलेक्शन होता है, समझा? एक हमारा बीपीएससी है, छोटा, मैट्रिक से भी खराब एग्जाम लिया। आगे बढ़े।
चलो ध्यान से समझो, पोलिंग अफसर समझ में आ गया? इसको हटा दें, मिटा दें, इसका तो कोई काम नहीं है। डीएम अपनी सहूलियत के लिए किसको रख लेता है? रिटर्निंग अफसर। रिटर्निंग अफसर बहुत मेन चीज होता है। डीएम तो पूरे जिला में हो जाता है, डीएम तो पूरे जिला में हो जाएगा ना। एक जिला में 5 गो विधायक होते हैं, किसी किसी में 6 गो, किसी में 10 ठो, बड़ा जिला है तो 7 गो 8 गो 10 गो हो जाते हैं सब। डीएम सबका माथा नहीं ना नोचेगा, हर विधानसभा पे एक एक ठो रिटर्निंग अफसर रख देता है। वोट जब संपन्न होगा 5 बजेगा तो ऐसे अपने अपने घरे चल जाएगा, चलो हो 1000 रुपया लाओ, हो चल दिया। कौन? पोलिंग एजेंट। इन लोग का तो ये सब काम नहीं है। अब काम आ गया पोलिंग अफसर। ये जो टीचर लोग थे, ईवीएम को समेटेंगे, उसे लॉक करेंगे, सील करेंगे। सील एक बार अगर खोलिएगा ना तो क्रैक हो जाएगा, अब दोबारा बंद नहीं होगा। इसका जो लॉक होता है, सील मोहर होता है, एक बार अगर आपने उसको बंद कर दिया तो दोबारा खोलेंगे तो टूट जाएगा। वो टूटना नहीं चाहिए। वोटिंग के दिन मीडिया को दिखाया जाता है कि टूटा नहीं है। और मीडिया के अलावा जो भी चुनाव में खड़े हैं लोग, पक्ष विपक्ष, उस समय तो किसी को पता नहीं रहता जीतेगा कौन, दोनों के वहां पे दिखाया जाता है कि देखिए हैं। तो सील पैक करके पोलिंग अफसर अपने अपने स्कूल कमरे से एक जगह ईवीएम को इकट्ठा करके किसे दे देते हैं? प्रिजाइडिंग अफसर। फिर प्रिजाइडिंग अफसर साइन करते हैं कि 22 गो ईवीएम मशीन कलेक्ट हुआ। ईवीएम नंबर 15 इस टीचर ने दिया, ईवीएम नंबर 16 इन्होंने दिया, ईवीएम नंबर इतना, बकायदा। ये नहीं कि इतना आ गया कौन किसका दिया, नहीं, ये टूट गया तो तुम जिम्मेदार है इसमें से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सारा रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा। और वो किसके, कौन रिकॉर्ड तैयार कर पूरा फाइल बनाएगा? हाँ, प्रिजाइडिंग अफसर। प्रिसाइडिंग अफसर। अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर गन्ना विभाग या कहीं कहीं से आया है, तुरंत फोन करेगा पुलिस एसपी को, तुरंत पुलिस थाना को कि हमें क्या दिया जाए, अतिरिक्त बल दिया जाए। तो आगे को पुलिस की गाड़ी और पीछे आई बैठ के पूरा गोदाम इसको लेके अब पूरा सायरन बजाते हुए निकल 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 कहाँ जाएगा? रिटर्निंग अफसर। रिटर्निंग अफसर के पास आएगा। अब रिटर्निंग अफसर के पास तो अलग अलग पोलिंग बूथ से आ रहा है। पोलिंग बूथ इंचार्ज कौन है? प्रिजाइडिंग अफसर। वो उधर से लाया, इधर से लाया, इधर से, जैसे जैसे लाते जाएगा लिखेगा इतना बज के इतना मिनट पे गाड़ी नंबर इतना, पुलिस स्कॉट इतना के साथ साथ ये इतना बॉक्स हमें ईवीएम का प्राप्त हुआ। तब तक इधर से आएगा, इधर से आएगा। रिटर्निंग अफसर के पास ढेरे ईवीएम जमा हो जाएगा। रिटर्निंग अफसर के पास बहुते ईवीएम जमा हो जाएगा रिटर्निंग अफसर के पास। तो रिटर्निंग अफसर, अच्छा एक जिला में एक तो रिटर्निंग अफसर है नहीं, रिटर्निंग अफसर तो बहुत ज्यादा है, बहुत सारे क्या हैं रिटर्निंग अफसर। खटाखट शाम होते होते रिटर्निंग अफसर के पास बहुत सारा क्या लग जाएगा? ईवीएम। क्या लग जाएगा? ईवीएम। जब सारा ईवीएम लग जाएगा तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का अनाउंस करेंगे इस सारे ईवीएम को मेरे पास लाया जाए। अब अलग अलग एरिया से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ये रिटर्निंग अफसर ईवीएम लेके पहुंचना चालू करेंगे। अब डीएम पहले से तैयारी रहेंगे चारों ओर से। अब उसके बाद से पूरा ईवीएम किसके अंडर में आ गया? डीएम साहब के अंडर में आ गया। तो डीएम कहाँ रखेंगे इसको? स्टोरेज रूम, कहीं ना कहीं गोदाम में रखेंगे। तो देखेंगे कहाँ इसको रखा जाए। तो किसी कॉलेज स्कूल सरकारी रहेगा, बढ़िया कॉलेज रहना चाहिए, मजबूती वगैरह का व्यवस्था रहना चाहिए। तो उस कॉलेज में वो क्या करेंगे? रखवा देंगे। इससे कॉलेज है ये, यहाँ पे बिल्डिंग है कॉलेज की, ये कॉलेज की बिल्डिंग है। तो इसमें पहले से हर एक कमरे में सीसीटीवी कैमरा रहेगा। और जैसे इसमें ईवीएम रखना है ना, इसमें ईवीएम रख दिया तो इसमें कंप्लीट 24 घंटा सीसीटीवी कैमरा रहेगा। 24 घंटा क्या रहेगा? सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी कैमरा के बिना ये नहीं रह सकता। इसको कहा जाएगा स्ट्रांग रूम। क्या कहा जाएगा? स्ट्रांग रूम। इसके पूरे बाहर में पुलिस की सिक्योरिटी रहेगी। पूरे क्या रहेगी? पुलिस की सिक्योरिटी। सीआरपीएफ वाले, पैरामिलिट्री क्या रहेगी? क्या रहेगी वो? पैरामिलिट्री। कौन रहेगा? पैरामिलिट्री। इसके चारों ओर क्या रहेगी? पैरामिलिट्री। देखते हैं आते हैं लोग सीआरपीएफ वाले बंदूक लेके, पुलिस नहीं रहती हो, पैरामिलिट्री रहेगी। इसके बाहर रहेगी पुलिस। इसके बाहर कौन रहेगी? पुलिस बाहर रहेगी। पुलिस को अंदर ही नहीं जाने देगा सभी। पैरामिलिट्री वाला पुलिस को अंदर नहीं जाने, चल चल बाहर बाहर बाहर। इलेक्शन के बाद आप उड़िएगा, अभी अंदर हैं। समझा क्या कि नहीं? पूरा का पूरा क्या रहेगा? स्ट्रांग रूम।
और डीएम साहब कहते हैं कि तुमको अगर भरोसा नहीं है तो हम एगो इन्हें कमरा बनवा देते हैं, यहाँ पर यहाँ एगो रेस्ट रूम बनवा देते हैं। जो जो लोगों का इसमें वोट है आके यहीं रहो लोग यहीं 1 हफ्ता 10 दिन जितना दिन रहना है, अपना किसी किसी आदमी को ले आओ, यहीं रहो लोग, देखते रहो कि कोई अंदर तो नहीं जा रहा है। पूरा सीसीटीवी कैमरा रहेगा, कोई अंदर गया तो उसको रजिस्टर पे लिखना पड़ेगा कौन अधिकारी था, कितने बजे एंट्री किया, कितने बजे निकला, क्यों गया, अंदर तो जाने ही नहीं देगा किसी को, समझा गया। पूरी स्ट्रांग रूम रहेगी। जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट का टाइम आएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आएंगे और सबके सामने इसका गेट को ओपन करेंगे और मीडिया जाएगी अंदर, सबके सामने ईवीएम निकाला जाएगा और दिखाया जाएगा कि देखिए सब कुछ क्या है, सील में बंद है।